अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? हम 1-2 मिनट्स में शुरू करेंगे। आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम कैंडिडेट हैं? जी सर, मैं एग्जाम कैंडिडेट हूँ। 11 मई को मेरा एग्जाम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक क्या तैयारी की है। मैं आपसे, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ। आप उसका जवाब देने की कोशिश करें और फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव ऑन करेंगे। एक हाँ जी। प्रेग्नेंट पेशेंट है, 34 years, जी सर। टर्म प्रेग्नेंट, नोन केस ऑफ महाराज मल्टीपल आई। स्क्लेरोसिस, जी सर, जी सर। ओके। सिजेरियन सेक्शन। 30 ईयर हाउ ओल्ड विल, है। और कंडीशन क्या बताइए सर आपने, प्लीज कैन यू आपको प्लीज स्क्रीन नजर रिपीट। आ रही है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर, स्क्रीन नजर आ रही है सर। ओ, जी। हाँ सर, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली सिनारियो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए सर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है? आ, अच्छा, चलें मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हटा के माइस्थीनिया ग्रेविस कर दें। अब बताएं। हाँ सर। जी सर। सर माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट है। उसमें सर स्टाइलकोलिन की जो एंजाइम है उसकी कोई बात ओके नहीं, सर, आगे सबसे पहले मैं हम हिस्ट्री लेंगे सर, जो केस को हम प्रिपेयर करेंगे। हम्म। सर इसके बाद मस्तीने ग्रेविस की जो सीवियरिटी है वो मालूम करेंगे। ठीक है। उसकी जो ट्रीटमेंट, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन के बारे में पता करेंगे सर। साइंस सिम्टम्स के बारे में, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से वो करेंगे सर। ठीक है, फिर हाँ क्या देखना सर, इसमें चाहेंगे? हम सर इन्वायरमेंट, इसमें एक्सियल उसकी इन्वायरमेंट होती है, और मतलब सेंट्रल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है सब। ठीक है। आपको पता है कि ये जो सवाल है ना, आपके पास इसके आंसर करने के लिए टोटल 5 मिनट होंगे। ठीक है। सर। अब सर। आप 5 मिनट में से कितने मिनट आप ज़ाया कर चुके हैं? सर ये तो सारों की सारे हजाया हो गए सर। अच्छा, अब ये कुछ लोग और ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोगों में से कौन इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? मैंने पहले स्टेटमेंट में लिखा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब मैंने फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस को चेंज करके मायसीनिया। आप इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो कोई भी एक डिजीज लेके आंसर देने की कोशिश करें। सर। जी। हाँ, आप रुक जाएं, अब आप सुने। हु कैन इम्प्रूव? यस। देखें, वाइवे में जितना बोलेंगे, जितना एक्सपोज होंगे, उतना फायदा होगा। ठीक है। खामोश रहने से कोई हासिल नहीं होगा। कौन जवाब देना चाहता है? रेज द हैंड एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। जी। आतिफ, उमामा, कोमल, नीता। नीता, आप लोग तो पहले अटेंड करते रहे हैं, आप बताइए कौन जवाब देना चाहता है। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। कोई भी नहीं जवाब देना चाहता? वाइवा मैं दे देता हूँ आप लोगों की जगह जाके। यार कम ऑन भाई, शर्माने की, गलत आंसर देंगे ना। मैं कौन सा मोबाइल के अंदर से डंडा निकाल के आप लोगों की पिटाई करूंगा कि आंसर गलत दिया है। गलत दोगे तो सही जवाब दोगे ना। कम ऑन, शाबाश। उमामा, आप दीजिए जवाब इसका। सर इसमें हम एनेस्थीसिया स्टार्ट करेंगे, पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन से प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे। ठीक है। और उसमें
अब एनेस्थीसिया प्लान डिसाइड करेंगे और Okay. तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कोई खास चीज होगी इसकी या नहीं होगी पता नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर पेशेंट में। फिर हमारे Okay. पास और कंसर्न होंगे क्योंकि ये आपने कौन प्रेग्नेंट सा पेशेंट चूज किया? आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस चूज किया या मायस्थीनिया ग्रेविस चूज किया? है। माइस्थीनिया ग्रेविस। ओके। मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एनेस्थेटिस्ट को क्या क्या चीजें वहां देखनी होती हैं? एक तो मसल वीकनेस होगी तो उसकी सिवियरिटी क्या है, ग्रेडिंग क्या है, और ठीक है। इसके अलावा उसमें कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो क्या ले रहा है, ठीक है। ड्रग्स का एनेस्थीसिया से क्या ताल्लुक होता है? क्योंकि ये वो ले रहे होते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, तो वो ओके। हमारे मसल रिलैक्सेशन पे इफेक्ट करेंगे। क्या इफेक्ट करते हैं? ये हमारे नहीं डिक्रीज करेंगे ना, एक बंदा पहले, प्रोलॉन्ग अगला करेंगे। अगला। एक में डॉक्टर नीता, आपका अगला, आपने जो जो नोट करती जाए, जो चीज मिस है वो आपने बताना है। ठीक है। लेट हर स्पीक। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स देते हैं ठीक है। तो इस ये वो करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे ना मेरे डिक्रीज ख्याल क्या? ये मसल रिलैक्सेशन के इफेक्ट को डिक्रीज करेंगे। तो मसल अगर हम रिलैक्सेंट के जीए दे इफेक्ट रहे को हैं, डिक्रीज करेंगे। ओके। ओके। कौन से मसल रिलैक्सेंट को? कौन से मसल रिलैक्सेंट को डिक्रीज करेंगे? नॉन डिपोलराइजिंग। और डिपोलराइजिंग को? डीपोलराइजिंग के इफेक्ट को पता नहीं बढ़ाना चाहिए हाँ सेंसिटिव होता है ना 6 को। ओके। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। आप मुझे बताएं, इसमें आप जीए देंगी कि स्पाइनल देंगी? स्पाइनल रीजनल को वो करेंगे, प्रेफर करेंगे। स्पाइनल। ओके। माइस्थीनिया ग्रेविस का स्पाइनल से कोई रिलेशन बनता है? एक तो कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकती है मैंने भी स्पाइनल में भी? रिसेंटली नहीं पढ़ा, सीनियर ग्रेविस मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से जो कंसर्न है, एक तो ये पहली बात तो ये कि ये प्रेग्नेंट पेशेंट है तो वैसे ही रीजनल प्रेफर करते हैं जब रीजनल का ऑप्शन है। सही। दूसरी बात ये कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्योंकि मसल वीकनेस ऑलरेडी है तो ये देंगे तो हमें मसल रिलैक्सेंट्स देने पड़ेंगे। नहीं, आप चलें, आप जरा सोचें। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इज देयर एनी हम्म, रिलेशनशिप बिटवीन स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड माइस्थीनिया ग्रेविस? कोमल, आप हम्म। आंसर दे दें इसका। अब आई एम ओपनिंग द हाउस। आपने हैंड रेस किया है, आप क्या बोलना चाहती हैं, वरना आप इस सवाल का जवाब दें। सर आई थिंक जो माइसीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स होते हैं ना, हम प्री ऑपरेटिवली चेक करते हैं कि कितना ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है या नहीं है। वेरी इफ अगर गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मिल रही है तो स्पाइनल जो है आई थिंक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में इस तरह से आ जाएगा कि हमें अच्छा, T4 लेवल एक तक मिनट। अचीव करना एक मिनट, शाबाश। अब आपने यहाँ जवाब सही दिया है, आधा सवाल सही दिया है और आधा गलत दिया है। आप मुझे बताएं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे ऑब्जेक्टिवली असेस करते हैं, अगर हम करना चाहें ऑब्जेक्टिवली? सब्जेक्टिवली तो पेशेंट कह रहा है मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो आप मैयर नहीं कर सकते ना कि कितनी सीवियर है, अनलेस अंटिल कोई साइन सिम्टम्स हो। तो ऑब्जेक्टिवली कैसे आप कहते हैं कि भाई ये कितनी सीवियर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ? क्या उसका है। तरीका होता है, कौन सा स्पायरोमीटर टेस्ट करते हैं? वेरी गुड। उसमें कौन से पैरामीटर की इंपॉर्टेंस होती है? वाइटल कैपेसिटी। में ठीक है। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ये जो छह, क्योंकि आप लोगों को इस वक्त आंसर देने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप लोगों के दिमाग और आंखों के सामने वो मनहूस किताब चल रही है। ठीक है। तो आप लोगों को, क्योंकि वो उस किताब के अंदर सर पैर तो है कोई नहीं, तो कोई पता नहीं है कि क्या आंसर देना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। ठीक है। तो अब अच्छा, यही क्वेश्चन प्लीज आप कोमल इसका आंसर मुकम्मल करना चाहेंगी, जो चीज इन्होंने मिस की है कि एक माइस्थीनिया ग्रेविस, अभी मैं 1 मिनट हटा रहा हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है जिसका सिजेरियन सेक्शन होना है। बहुत ही आसान सिनेरियो है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बात तो की नहीं है मैंने। बहुत ही आसान सिनेरियो कि माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट है, उसका सिजेरियन सेक्शन होना है। कैसे आप उसको एनेस्थीसिया देंगे? सर इसमें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी में हो रहा है या इलेक्टिवली हो रहा है।
वेरी गुड। क्योंकि दोनों सिनेरियोज में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। इफ इट इज ठीक है, इलेक्टिव, हम पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, उसकी डिटेल प्री ऑप असेसमेंट कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, प्री प्रोसीजर जो है हम पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग के लिए बैकअप में मॉनिटरिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। and detailed assessment, and we can have time for a detailed review, and if any labs are required तो हम pre-operative भी कर सकते कौन हैं। सी अगर लैब्स हम ये करवाएंगे? प्रोसीजर इमरजेंसी इमरजेंसी को छोड़ दे, एक मिनट, इलेक्टिव को मुकम्मल करें। क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? से इन्वेस्टिगेशंस में स्पायरोमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, ओके, वेरी गुड। और और आई डोंट नो इफ आपको मैं हिंट दे रहा एसिटाइल। हूँ। क्या ये पेशेंट प्रेग्नेंट है ना? जी सर। तो प्रेग्नेंट पेशेंट में कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत होती है? सर कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं हम, क्योंकि एनेमिक क्या होता है। देखते हैं? क्या देखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में? एनीमिया होता है, सॉरी, एनीमिया, एनीमिया देखो, मोस्ट कॉमनली एनीमिया हो गया, प्रेजेंट होता है, एक बात हो गया। नंबर 2, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ओके, और इसके अलावा WBC काउंट हो सकते हैं ज्यादा। जी सर वो मिल सकते हैं ज्यादा। ओके, व्हाट एल्स? और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपको कौन सी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं प्रेग्नेंट पेशेंट में? लाल नहीं है, बाहर गया हुआ है क्या हुआ? और कौन सी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं? जी प्लीज, कोमल कंटिन्यू कीजिए। और आप लोगों में से सर सीबीसी में जो सुन रहे हैं, वो जो चीज अगर मिस हो रही है वो आपने बतानी है, और हैंड रेज कर दे नेक्स्ट बंदा, ताकि मैं उससे पूछूं। ठीक है जी। और कोई सर इन्वेस्टिगेशन सीबीसी कराते में हैं? आई थिंक CBC हो गई। और कोई टेस्ट कराने की जरूरत होती है अगर किसी में नॉर्मल उसमें प्रेगनेंसी में, विद रेफरेंस टू माइस्थीनिया ग्रेविस? सर आई कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग नो एल्स। प्रॉब्लम। नाउ अच्छा, अब आप कमिंग बैक टू माइस्थीनिया, व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस? व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस? Neuromuscular disorder ठीक है। in which acetylcholine receptors got blocked by antibodies. Got blocked by anticholinesterase? No, I'm sorry. Wrong. Anticholinesterase, No, totally wrong. acetylcholine receptor ब्लॉक हो No, जाते हैं ना? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत आप बता रही हैं। ये आंसर नहीं है। एनीवन एल्स? या नाउ हाउस इज ओपन। कोई भी बंदा हैंड रेज करे और Sir, पूछे it's जवाब। जी, sir, it's a neuromuscular disorder in which ओके। there's a in which there's a antibodies binding on the postsynaptic junction, and due to which the decrease binding of the acetylcholine receptor, so causes the अच्छा, अब muscle आप weakness. आपने ये बात बताई है, आधी आपकी सही है, आधी बात गलत है। इसमें जरूरी नहीं होता कि एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो। ठीक है, तो आप इसमें ये सिंपल है कि इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, जिसमें पोस्ट सिनैप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बस, बात खत्म। तो पोस्ट सिनैप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की कमी हो जाती है। तो अब एसिटाइल कोलिन है, लेकिन वो रिसेप्टर्स नहीं है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन के ऊपर एक्ट होता है, वो एक स्टिमुलेशन आई, वो न्यूरो कंपोनेंट है। एक एक्शन पोटेंशियल आया, उसने आके प्री सिनेप्टिकली रिलीज किया एसिटाइल कोलिन। वहाँ पर कैल्शियम चैनल्स हैं, उसने की रिलीज की एसिटाइल कोलिन, जाके पोस्ट सिनेप्टिक जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे लग गई। ठीक है, अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं हो भी रही है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं पर क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिजीज होती है जिसमें एसिटाइल कोलिन की रिलीज की प्रॉब्लम होती है? जी, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। वेरी गुड, ईटन लैम्बर्ट। Lambert syndrome. ठीक है, तो हाँ, बेसिकली ये मतलब ये आपको कैल्शियम जो अगर, आता है ना, जी, अब इसी सिनेरियो को हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ना। तो राउंड ऑफ में वो आपको नहीं भी पूछ रहे हैं ना, तो आपने ये ये अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक 34 साल की टर्म प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, तो आप अगर या तो वो आपको इलेक्टिव सिजेरियन बता देंगे,
या आप इसी तरीके से उनसे कह देंगे कि भाई ये इलेक्टिव है कि इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो आप सिर्फ रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे और प्रोसीजर करवा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इलेक्टिव है, देखें इतना टाइम नहीं होगा कि आप उनको इतनी लंबी कहानी सुनाएं। आपने उनको टू द पॉइंट कहना है कि मायस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इसमें पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस होती है। एनेस्थेटिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मैं पूछ रहा था, कोई बंदा नहीं जवाब दे रहा था। एनेस्थेटिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक जवाब आपने बताया है, रिस्पिरेटरी मसल वीकनेस एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बल्बर वीकनेस। बल्बर वीकनेस की वजह से इन पेशेंट्स के अंदर एस्पिरेशन का रिस्क होता है। हमारा जो सिस्टम जो हमारा एस्पिरेशन को बचाता है वो हमारे बल्बर मसल्स होते हैं, जो एपिग्लॉटिस को क्लोज कर देते हैं और एस्पिरेशन नहीं होती। अगर वो वीकनेस होगी तो एस्पिरेशन के रिस्क होगा। तीसरी चीज होती है ना, इसमें अंदर जो दवाइयां ले रही होती हैं, एक दवाइयां होती हैं आपकी ये जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो दवाइयां होती हैं उनसे सिक्रीशंस बढ़ती हैं, उनसे ऑल द कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनमें एक वॉमिटिंग भी है, उसमें साइड जो ये आपकी सिक्रीशंस भी बढ़ रही हैं। दूसरी चीजों को आप मिस कर रहे हैं। किसी बंदे ने अभी तक स्टीरॉइड का नाम नहीं लिया है, किसी बंदे ने इम्यून सप्रेसेंट्स का नाम नहीं लिया है। ये पेशेंट जो होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जब भी याद रखें ऑटो इम्यून डिजीज हमेशा पैकेज में होती है। तो आपने हम कभी भी नहीं भूलना किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का कि व्हेनेवर देयर इज वन ऑटो इम्यून डिजीज रूल आउट अदर ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, और ये पेशेंट्स नॉट ओनली ले रहे होते हैं पैराडोस्टिग्मीन, ये ले रहे होते हैं स्टीरॉइड्स। ठीक है, तो स्टीरॉइड से रिलेटेड भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो स्टीरॉइड से रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें सोडियम रिटेंशन होती है, पोटेशियम की कमी होती है। यानी कि बेसिकली आपको वो आपके दिमाग में तो वो बात होनी चाहिए ना, वहां पर आपने सिर्फ टच करना है। अब ये सारी बातों को आपने 30 सेकंड्स में 1 मिनट में बताना है सारा, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनेस्थीसिया भी दिलवाना है ना। मायस्थीनिया ग्रेविस में ही उन्होंने पीएचडी तो नहीं करनी। दूसरी चीज आ गई सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए आप ये जुमला बोलेंगे। मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों में से किसी ने मेरी पिछली कोई भी डिस्कशन सुनी, और मुझे बहुत आई एम रियली हर्ट, क्योंकि वो जुमले जो मैंने एक दफा नहीं 1000 दफा बोले हैं, वो आप लोगों में से किसी एक बंदे ने भी नहीं बोले, विच कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। So मुझे कोई there फायदा नहीं है। वो क्या है, फिजियोलॉजिकल, the patient फार्माकोलॉजिकल uh, एंड एनाटॉमिकल कंसिडरेशन। एनाटॉम आप कुछ बोल रही हैं मेरे से नीता? यस 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 सर, मैं थोड़ा ये सा कह रही हूँ कि आपने ये बताया था कि अगर सर आई एम सेइंग दैट द पेशेंट हु इज प्रेग्नेंट हैविंग द anatomical physiological and pharmacological challenges that faced by the anesthetics, so हाँ, take नहीं, care of लेकिन it. ये जुमला यहाँ पर नहीं खत्म होना चाहिए। ये जुमला मैंने कहा था कि इसको प्रिपेयर कर लें कि भाई डिफिकल्ट एयरवे होता है, इजी डीसैचुरेशन होती है, एस्पिरेशन का रिस्क होता है, डिफिकल्ट एयरवे होता है, एस्पिरेशन ये जो है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, वो डीवीटी हो सकता है, रेस्पिरेशन की जो चेंजेस है उनको ऑब्जेक्टिवली बताना है। यानी कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स मैटर ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट। वो आपसे डिटेल नहीं, पीएचडी नहीं करवा रहे वो आपसे इस वक्त प्रेग्नेंट पेशेंट की चेंजेस, प्रेगनेंसी की चेंजेस पे। ये आपने उनको कम खर्च बाला नशीन, आपने उनको सिर्फ ये बताना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले ब्रेकिंग सेंटेंस में आप सिर्फ ये बता दें कि ऑल्टर्ड एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल चेंजेस मेकिंग एनेस्थीसिया मैनेजमेंट चैलेंजिंग with reference to airway, with reference to cardiovascular system, with reference to IV lines, with reference to regional anesthesia. Regional anesthesia is relatively difficult in pregnant patient. तो ये 4-5 ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह का मर्जी जुमला बनाना चाहें, लेकिन ये जुमला आपका फिट होना चाहिए। यहाँ पर मैं मायस्थीनिया ग्रेविस की जगह वो आपसे कुछ भी सवाल पूछ लें, आपकी ये आंसर पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आपने बताना है कि हमने चूज करना है बिटवीन रीजनल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एंड जीए। ठीक है, तो पेशेंट प्रायोरिटी होगी, सर्जन्स की प्रायोरिटी होगी, क्लिनिकल उसकी कोई कंडीशन होगी, उसकी अर्जेंसी होगी, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि उसको कोई कोएगुलोपैथी तो नहीं है, कोई ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। तो रीजनल हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर वो ज्यादा बेहतर चॉइस होगी। ठीक है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया की मेडिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं आप। ये आपका इतने आंसर में आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब उन्होंने आपसे जो आगे पूछना है वो आपसे पूछ सकते हैं। स्पाइनल होगा तो आपने उसके अंदर लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देनी है, और ऑक्सीजन के साथ आप उसको, अगर आपके पास एंड टाइडल की फैसिलिटी है तो आप एंड टाइडल लगा दें, ताकि उसकी एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन आपको पता चलती रहे। ठीक है, एक बात हो गई। अगर अगर वो आपसे लाए कि भाई नहीं इसको जीए देना है, जीए में क्या बातें होंगी? जी नीता।
या कोई भी हैंड रेज करे, जो भी इस सवाल में आंसर देना चाहता है, रेज द हैंड। जी अब्दुल हई भाई। सर जीए के ऊपर जी 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 नीता, चले जी अस्सलाम सॉरी वालेकुम। नेक्स्ट। जी जी मैं बोल दें, आप दोनों में से कोई, मैंने दोनों सर को अगर आवाज दे दी है। सर अगर सर अगर पेशेंट अगर जीए में हम प्रोसीड करवा देना, तो हम जी वो देख लेंगे कि पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल इसको बल्बल वीकनेस है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन टू हेड अप इन पोजीशन और स्मूथ इंट्यूबेशन और लेंजोस्कोपिक जो रिस्पॉन्सेज है उन्हें ब्लेंड करके हम करेंगे, ठीक है। एंड द थिंग हम्म। इज के जो एंटीकोलिनेस्टेरॉइड इनहिबिटर्स जो ले रहा है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से सिक्रेशंस हैं इस पेशेंट को, तो हम ग्लाइकोपाइलेट प्री ऑप में दे देंगे पेशेंट को, ताकि वो अच्छा, वो परेशानी नहीं आपसे करे, यहाँ पर वो ठीक है। जीए के अनदर रेफरेंस थिंग से इज वो आपसे जो सवाल पूछेंगे कि आप इसकी वो इंट्यूबेशन रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन करेंगे सक्सामिथोनियम से, या आप इसको एट्राक्यूरियम देंगे, या आप इसको रोकोरोनियम देंगे, क्या करेंगे? अगर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर रिस्क वर्सेस बेनिफिट है। अगर पेशेंट को हम लाइक सक्सामिथोनियम दे रहे हैं, तो उसमें इसका जो सक्सामिथोनियम का इफेक्ट लॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारे पास लॉन्ग नो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है, नो 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 तो नो, वो ये दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। देखिए इसमें सक्सामिथोनियम की रेजिस्टेंस एक्चुअली होती है या सेंसिटिविटी होती है? रेजिस्टेंट होगा सर, आपको डोज बढ़ा के देनी है 1.5 to 2 मिलीग्राम पर केजी के रेजिस्टेंट हिसाब से। वैसे इसमें जो वीकनेस होती है ना, उसको असेस किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि अगर पेशेंट जो है वो अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो आप उसको जो है ना इनहेलेशन इंडक्शन पे भी कर सकते हैं, नो लेकिन अगर नो 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 इमरजेंसी नो नो सर्जरी है अब्दुल तो हई भाई, रेफर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी। नेवर एवर से दिस इन एग्जाम। प्रैक्टिकली आप मैं जो भी करें एग्जाम के अंदर, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इनहेलेशनल नहीं तो इंडक्शन ये इन अ तो बुक में पेशेंट, लिखा है। नहीं नहीं गलत है ये। हम्म। ये अगर बुक में भी लिखा हुआ है तो ये अच्छा, गलत लिखा हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बता उसमें ये देता हूँ। लिखा होता है कि देयर मसल्स आर ऑलरेडी वीक, सो दैट देयर इज नो नीड टू नो, गिव मसल दिस इज रिलैक्सेंट नॉट बिकॉज फॉर, वी आर टॉकिंग देयर इज अबाउट सिजेरियन। सेंसिटिविटी। नो नो, आई एग्रीड ओके, अब्दुल हई सिजेरियन में भाई। तो ठीक है, सिजेरियन असल में मैं हाँ, बाद में आया हूँ तो आई डोंट नो व्हाट इज द केस। नो नो सो नो नो, सॉरी सो सॉरी, दिस दैट्स इज व्हाई आई एम सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो सिजेरियन ओके इन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के अंदर आपने नहीं बोलना इनहेलेशनल इंडक्शन, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में आप उनको, ये इट्स अ ट्रिकी आंसर, आप उनसे कहें कि ये इसके अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है, इसके अंदर सक्सामिथोनियम देने में भी प्रॉब्लम है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन के लिए रोकोरोनियम विद सुगामेडेक्स विद न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन मॉनिटरिंग, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग। क्योंकि मतलब लाइक कि इसमें कोई भी चीज सेफ ओके। नहीं है। आप फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज टोटली डिफरेंट देन एग्जाम। एग्जाम में वो आपको चैंपियन नहीं देखना एक्चुअली देखें चाहते, सर, फिर यहाँ जी सवाल ये पैदा होता है कि वो आपसे ये नहीं चाह रहे होते कि आप डिस्कशन करें, वो ये चाह रहे होते हैं कि व्हाट इज योर चॉइस। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट पेशेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा सारा, बिकॉज आई एंटर्ड जस्ट नाउ। हम्म, तो व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पर ये कि अगर सक्सामिथोनियम आप देते हैं तो इट हैज गॉट सम प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू गिव रोक्यूरोनियम, सो अब मैं क्या करूंगा, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं देखें वहां पर आप क्या इसमें, जवाब दूं वो एक्चुअली। आप उनको जवाब, उनको आप ये दे दें कि इसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, मतलब लाइक ये कि अगर ये पेशेंट वेल इलेक्टिव सिजेरियन है और ये वेल प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड मींस कि अपने आपने इसको एसिड प्रोफिलैक्सिस दिया हुआ है, इसकी डिजीज कंट्रोल्ड है, उसकी इतनी ज़्यादा सिक्रेशंस नहीं है, उसकी बहुत हाई डोज पेरिडोक्सिटिकमीन नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी सिवियरिटी हो, तो तब आप उन पे कह सकते हैं कि मैं इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके आप इसमें इनहेलेशन रिडक्शन का नाम विद रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को कवर करने के लिए आप उसको क्रिकॉइड प्रेशर के जरिए आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप ये कहेंगे कि अगर उनकी सिवियरिटी डिजीज बहुत ज्यादा नहीं है तो ये सेंसिटिव होते हैं, तब आप इनहेलेशन रिडक्शन का नाम ले सकते हैं। फिर अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर ये पेश, क्योंकि आप ये एक ऑप्शन है लेकिन इसमें भी आप फंस सकते हैं, तो आप इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कहें कि आप काउंटर अगर ये कर सकते हैं कि अगर इसमें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो वी मे कंसिडर अवेक फाइबर ऑप्टिक। आपको जवाब ही देना है ना उनको ओके। कि भाई अगर हम्म। रिस्क है मुझे तो अवेक फाइबर ऑप्टिक का दाम आप लेने में कोई हिचकिचाए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप सेक्सामिथोनियम देते हैं तो आप सेक्सामिथोनियम दें तो आप उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यू कैन एक्सपेक्ट डिलेड बिकॉज यू नीड मोर डोज, सो ड्यूरेशन, फेस, मोर हाँ डोज के ड्यूरेशन बढ़ अलावा सकता उसमें है। सर ये भी उसमें ड्यूरेशन इसलिए बढ़ सकता है कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज यूजुअली ये इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, तो उसकी जी वजह से देयर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज ऑलरेडी ऑन द लोअर साइड ऑफ द हाँ नॉर्मल जी, क्योंकि इनिशियली ब्लड ब्लड वैल्यू। इनिशियली सक्सामिथोनियम का इफेक्ट आने के लिए, इस सक्सामिथोनियम का इफेक्ट आने के लिए आपको रिसेप्टर्स चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि माइस्थीनिया बिकॉज ग्रेविस के अंदर रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर्स ही एब्सेंट नहीं और होते, डिफेक्टिव।
रिसेप्टर्स ही नहीं होते, क्योंकि ये वो सक्सामिथोनियम का मैकेनिज्म एक्शन आपको पता होना चाहिए ना, कि सक्सामिथोनियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आपको रिसेप्टर्स चाहिए। रिसेप्टर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो वो खिला खिला के मारता है ना, यानी कि ये वो है दवाई के पहले रिसेप्टर्स को फैसिकुलेट करके उसको फैसिकुलेशंस करके उनको ठंडा कर देता है। तो बेसिकली वो उस तो है। तो एक्चुअली ये आंसर में आप बेशक वो आपसे पूछे कि मैंने क्या करना है, तो उसमें कहेंगे कि मैं इसका जो डिसीजन होगा, इट्स नॉट अ फेयर इजी कॉल। आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना है। मैंने अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं अवेक फाइबर ऑप्टिक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इनहेलेशन इंडक्शन में रैपिड जो है आपकी रिस्क है, लेकिन अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, आप सक्सामिथोनियम से भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो यू हैव टू डू रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है ना। और उसके अंदर साथ आप उसमें पोस्ट ऑप आईसीयू का जिक्र कर दीजिए। आपका आंसर इतने में आई थिंक, अगर आपने उनको तीनों चारों बातें बता दी है ना, किसी एक पे स्टिक ना करें, वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इसका एक सिंगल वर्ड आंसर नहीं, ठीक है। ये मेरा मशवरा है। अल्लाह का शुक्र है मुझसे ये सवाल नहीं पूछा गया मायस्थेनिया ग्रेविस फॉर प्रेग्नेंट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर आप इसमें थोड़े से समझदार नहीं है, वो आपको फेल कर देंगे अगर आपने उनको तरीके से आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। आप अवेक फाइबर ऑप्टिक वर्सेस अगर आपने दिया है, तो ये प्रॉब्लम, कोई भी इसमें कोई भी टेक्निक सेफ नहीं है। मेरे ख्याल है इसमें सेफेस्ट रोकरोनियम विद सुगामेडेक्स। उसकी वजह ये है कि उसमें आप रिवर्स कर सकते हैं सुगामेडेक्स। तो आप उनको ये और कह उसमें सकते भी हैं ये कि कहते हैं कि शायद उसमें भी जो है ना, वो कहते हैं कि कुछ टाइट्रेटिंग डोज दे, क्योंकि जाहिर है आपको 1/10 देनी है, क्योंकि 10% to 20% ऑफ द नॉर्मल डोज आप एग्जैक्टली देंगे, तो और उसके अगर अलावा आपके पास सुगामेडेक्स है ना, रखेंगे। सुगामेडेक्स है तो मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस हिट है, क्योंकि आपने सक्सामिथोनियम हटा दी ना, यानी कि ये वो चीज है कि नंबर 1 आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नंबर 2 आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आप उसको अकॉर्डिंग साथ आप ये कहें कि मैं उसकी नर्व स्टिमुलेशन को मॉनिटर करूंगा, एंड इफ आई हैव द सुगामेडेक्स आई कैन रिवर्स इट। तो नो मैटर उसकी कितनी डिप है, उसका ट्रेन ऑफ फॉर्म नहीं आ रहा, तो आप उसको 16 मिलीग्राम पर केजी देके रिवर्स कर देंगे। ये देखें, याद रखें, बात वो डिस्कशन नहीं करते, नो डाउट नहीं करते, लेकिन आपने उनको आंसर ऐसा नहीं देना कि जिसमें आप बंद गली में फंस जाए और आपकी फिर वहां पर कोई रेस्क्यू ना हो, ठीक है। तो ये हैं चंद बातें उसमें। तो बॉटम लाइन हाइंडसाइट में, जी जी कोमल, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मुझे पूछना था कि हम टीवा का इसमें कोई है रोल, कि हम जैसे कि बुक्स में मेंशन्ड होता है कि अगर आपके पास रेमीफेंटल का इन्फ्यूजन है तो आप प्रोपोफोल और रेमीफेंटल के इन्फ्यूजन पर अंडर कर सकते हैं, और आप ऑल इन ऑल जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और सक्साइलकोलिन दोनों जो है वो देखिए, अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अब्दुल हई भाई ने भी इनहेलेशन रिडक्शन वाला बताया ना, किताबों में एक वन डायमेंशनल बात लिखी हुई होती है, ठीक है। वो वन डायमेंशनल बात आपको फंसा सकती है। ये टीवा, मुझे बताइए कि क्या इस पेशेंट में हमें फॉरन इंट्यूबेटिंग कंडीशन चाहिए या नहीं? फॉरन चाहिए ना, क्योंकि इनहेलेशन Yes, इंडक्शन आप क्यों करने से डर रहे हैं? क्योंकि आप ये डर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पेशेंट डीप हुआ, उसके एयरवे रिफ्लेक्सेस अभी yes, आधे गए हैं, आधे नहीं है, लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया है, और अभी उसका एस्पिरेशन हो गई, ठीक है। तो क्या आप टीवा में इमीडिएटली आप ये इफेक्ट हासिल कर सकते हैं? ये इट्स अ ट्रिकी आंसर, ठीक है। तो ये आपकी बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं कि आपके पास टीवा अगर अवेलेबल है, तो क्योंकि प्रोपोफोल से एपनिया डेवलप हो जाएगा, और आप कर सकते हैं विद ब्लंटिंग ऑफ एयरवे रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते, आपने देखें, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि ये एक अगले लेवल का आंसर है, ठीक। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टेबल वाइवे में इतना मार्जिन ही नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं होता। अगर आपने उनको एक दो बातें ही बता दी है ना, तो आप इस आंसर को, आपको पता है माशाल्लाह से, आप इसको रखें। सारी चीजें वहां पे, सारी चीजें आपने ओपन नहीं करनी होती। आप उनका वेट करें कि वो आपको आप सेटिस्फाई हो गए हैं या नहीं। अगर वो आपकी पहली बातों पे सेटिस्फाई हो गए, आप उनको बोल सकते हैं ये टीवा। अगर आप मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपको उसको करें, पहला ही स्टेटमेंट दे दें कि भाई मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन, ये सब तो एनेस्थीसिया देना इसको बहुत मुश्किल है। यानी कि आपके बात से अंदाजा हो गया कि इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। तो यू हैव टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट। आप उसमें पूरा सिनेरियो को आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज की जा सकती है। अब एक फाइबर ऑप्टिक इज वन ऑप्शन, मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन इज वन ऑप्शन। अगर आपको बिलफर्ज आपको सक्सामिथोनियम देना ही पड़ेगा, तो आप उसके अंदर वो भी ट्रिकी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपने प्रोपोफोल टीवा की बात की है, ये भी एक और ऑप्शन है, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये है
कि जब भी आप ये आंसर देने लगें तो आपके आपके दिमाग के अंदर फौरन, मैंने जैसे आप लोगों को जो मैंने जिन लोगों ने अगर नहीं अटेंड की तो मेरी गुजारिश है कि जो चैटर बॉक्स सीरीज में जो मैंने शुरू किया था उसमें पहला जो डिस्कशन थी वो मैंने आंसर देने की बताया था कि आंसर आपने देना है, वहां पे 3 चीजें आप ढूंढनी है। एक है पेशेंट की आइडेंटिटी, इसके अंदर पेशेंट की आइडेंटिटी है सिजेरियन ये प्रेगनेंसी, ठीक है, ये पेशेंट की आइडेंटिटी हो गई। दूसरा है डिजीज और तीसरी है सर्जरी, ठीक है। इन 3 चीजों को मद्देनजर रख के आप फौरी तौर पे बता लें कि सिजेरियन सेक्शन की बातें बता दें, माइस्थीनिया ग्रेविस जो डिजीज है उसकी बातें बता दें और पेशेंट की आइडेंटिटी है बता दें। हर पेशेंट में कोई ना कोई आइडेंटिटी होगा, कोई बाबा जी होंगे, कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा होगा, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट होगी, कोई स्मोकर होगा, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन को भी इसी लिस्ट में शामिल कर दीजिए, ठीक है। कि डायबिटिक हाइपरटेंसिव वो फी सबिलिल्लाह वो एक ऐसे ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे वो डाल देंगे कि उसको नहीं भी होगा ना तो भी वो आपसे, तो आपने उस अगर आपको लगता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा डिजीज है तो आपने खुदा के बाद जो गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक, डायबिटीज और हाइपरटेंशन मोहब्बत मोहब्बत में घुस जाते हैं उसके अंदर, वो हो सकता है उनकी की में है ही नहीं। आप उनको फीलर ये दें कि इस पे ये आंसर डायबिटिक और हाइपरटेंशन के लिए रिक्वेस्ट है मेरी कि याद कर लीजिए कि डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट there are microvascular and macrovascular complications of diabetes and hypertension leading to challenging induction, maintenance and recovery, ठीक है। ये आप जुमला बोल सकते हैं। साथ आप ये बोल सकते हैं कि देर आर मोर चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ये 2 बातें कर सकते हैं। तो आप उसमें ये बातें करके और आप आगे आपको जब आपने ये जुमला बोल दिया तो आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए आंख, गुर्दा, दिल और पेरिफेरल वैस्कुलेचर। आंख के अंदर रेटिनोपैथी, गुर्दे के अंदर नेफ्रोपैथी, हार्ट के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज और एमआई और हार्ट फेलियर, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशंस और ये, ठीक है ना। तो ये आपके मसले को हल कर देगा, ठीक है। अब आगे मजीद वो आपसे डिटेल पूछना चाहते होंगे तो वो आपसे डिटेल पूछ लेंगे, अगर उनको नहीं जरूरत है तो आप आगे चल पड़ेंगे, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं कि वी विल evaluate the severity of hypertension and एंड ऑर्गन डैमेज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज बोथ के लिए विद रेफरेंस टू ये एंड ऑर्गन डैमेज हो गया। दूसरा आपने कंट्रोल बता दीजिए कि उसका उसका कैसी ड्रग की कंप्लायंस, इतनी डिटेल नहीं बतानी है। आई विल, ये जुमला जो 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 डोंट्स हैं, ये जुमले नहीं बोले आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल आस्क विच मेडिकेशन पेशेंट, नो नीड फॉर स्पीकिंग लाइक दिस। आप उनको सिर्फ इतना जुमले बोले आई विल इवैल्यूएट ऑन द बेसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कम हाउ मच एंड ऑर्गन डैमेज इज देयर एंड हाउ, ये आप मिनिमम अल्फाज में, इतनी डिटेल आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और एंड में आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो आपको कहेगा कि इस बंदे को चीजों को हैंडल करना ही नहीं आता, ठीक है। तो ट्राई टू बी मेटिकुलस, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर अगर उसने पूछना होगा ना तो जब आपने ये ब्रेकिंग सेंटेंस उसको बोलेंगे ना कि ये जो है आपका ये एंड ऑर्गन डैमेज, अगर वो आपसे मजीद डिटेल पूछना चाहता है ना तो वो आपसे हिस्ट्री भी पूछ लेगा, एग्जामिनेशन भी पूछ लेगा, इन्वेस्टिगेशन भी पूछ लेगा, और आपको रेडी होना चाहिए कि रेटिनोपैथी की क्या होगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे, एग्जामिनेशन आप उनका रेफर करेंगे ऑफ्थल्मोलॉजी को और वो आपको देख के बताएंगे कि इसकी रेटिनोपैथी कितनी। किडनीज में उसके अंदर या तो वो हेमाचूरिया इन्फेक्शंस होंगे या उसके अंदर प्रोटीन यूरिया होगा या उसके अंदर कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन होगी, और आपको ये पता कैसे चलेगा, या कोई हिस्ट्री होगी या आप उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सॉरी यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा, या और आप इससे ये मतलब 1-2 सेंटेंस में आप बता देंगे। हार्ट के लिए क्या है, हिस्ट्री होगी उसको चेस्ट पेन की, या उसको साइलेंट इस्कीमिया हो सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी फाइंडिंग हो सकती है उसको कि जिससे आपको उसका इस्कीमिया और हार्ट फेलियर को आपको उसका रूल आउट करना है, ठीक है। और वो तरतीब आगे आपको पता ही है कि किस तरीके से आप उसको ईसीजी करेंगे, ईसीजी में कोई फाइंडिंग नहीं है या रेस्टिंग है, फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छी है तो आपका वो एक तरह से आपको एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, हिस्ट्री ऑफ सीवीए है, उसको पहले एंजाइना हो चुका है, या उसको जो है वो सीआरएफ है, इसका मतलब है रिस्क फैक्टर्स हैं। जब रिस्क फैक्टर्स हैं तो खाली रेस्टिंग ईसीजी से आप रूल आउट नहीं कर सकते, उस सूरत में आपको एको भी करवाना है और आपको या फिर स्कीमिया को भी रूल आउट करना है। स्कीमिया आपको कैसे रूल, ये मैं पूरी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर आप लोगों को नहीं सुनी है तो प्लीज सुन ले, क्योंकि वो एक ही आंसर है, उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है,
ठीक है, मैंने अभी जो पिछले दिनों में किया था कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेशन में, मैंने आप लोगों को नुस्खा कीमिया बना के दे दिया कि वहाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप पोटली खोलें और आंसर दे दें। ये और वो रट्टा, ये याद रखें, ये वो रट्टा है, ये रट्टा मार ले, मैं रट्टे के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आपको ये जबानी जमा खर्च पता चल गया है ना कि मैंने इस सवाल के जवाब को कैसे मैनेज करना है, तो वो नो मैटर, हो सकता है वो हाइपरटेंशन में ये जवाब देना पड़े, हो सकता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज में यही जवाब देना पड़े, हो सकता है यही जवाब आपको एओर्टिक एन्युरिज्म में देना पड़े, हो सकता है यही जवाब आपको फियोक्रोमा। हार्ट की वैल्यूएशन तो सेम है ना, थोड़ी बहुत 19-20 के साथ तरतीब तो वही है ना, कि एक ईसीजी होती है, एक एको होता है, एक सेलियम स्कैन होता है और एंड पे कुछ चीज़ आती है तो वो आपका एंजियोग्राफी होता है। इसी तरीके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या एबीजीज़ होती हैं, या चेस्ट एक्स हार्ट के अंदर भी चेस्ट एक्स-रे होता है, या एबीजीज़ होती हैं, या जो है वो आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेशन वाली चीज़ें होती हैं, एक मैकेनिकल चीज़ें होती हैं और एक पल्मोनरी कोऑर्डिनेशन हो रही है यानी। इसी तरीके से किडनीज़ की भी क्या होती हैं, यही 3-4 चीज़ें होती हैं ना, स्वेलिंग हो रही है या कोई रिस्क फैक्टर है, उसको एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है या उसको हीमोचूरिया हो रहा है या उसको कोई, तो बेसिकली ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि हार्ट को कैसे करना है, लिवर को कैसे करना है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कैसे करना है, रेस्पिरेशन को कैसे करना है। ठीक है? तो अभी तक की डिस्कशन में किसी का कोई काउंटर क्वेश्चन है तो प्लीज, क्योंकि टेबल वाइवा इज एन आर्ट, वहां पर आपको लंबी कहानियां सुनाने का टाइम नहीं है। टोटल याद रखें 5 मिनट है आपके पास टोटल, जिसमें उन्होंने आपकी शक्ल भी देख के आपसे सवाल पूछने शुरू किए हैं, उसके अंदर उन्होंने वो आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर आपने नहीं ये की तो आप फंस जाएंगे। ठीक है जी। आईसीयू टेबल वाइवा, यस वी विल कम बैक। मैं एक्चुअली पहला मेरा जो टॉपिक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि सिनेरियो पे अगर आप इसको मजीद डिवाइड करें ना, तो टेबल वाइवा में मतलब चाहे वो एमसीपीएस हो चाहे वो एफसीपीएस हो, दोनों में कॉमन बात याद रखें कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 50 मिनट का एक है ना टेबल और 50 मिनट की दूसरी टेबल है, तो 100 मिनट में तकरीबन 20 सवाल उन्होंने आपसे पूछने। तो इन 20 सवालों में से जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, 13-14 क्वेश्चन जो है ना वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर आप ज़हन में रखिए कि वो आईसीयू से रिलेटेड होते हैं, वो कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो आपको लिस्ट बना लें कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चंस है टीम्स, आरआरटी और एक्यूट पेन सर्विस और टीवा, और इस किस्म के 20-25-30 टॉपिक्स हैं, या जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितनी भी आपको पता होना चाहिए। वो मैंने असल में सारी डिटेल्स डिस्कस की हुई है कि अगर आपसे फिजिक्स इक्विपमेंट के बारे में पूछते हैं तो वो ज़्यादातर यही पूछेंगे भाई उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आप बजाय इसके ये कि आप सफ़े पलटते रहें, 76 चीज़ें पढ़ते रहें, आप टू द पॉइंट इसके आंसर्स को प्रिपेयर कर लें। 99% केसेस में आपसे वो यही सवाल पूछेंगे। अगर डायथर्मी है तो वो डायथर्मी पूछेंगे, डायथर्मी का भाई एनेस्थीसिया से क्या रिलेशन है? डायथर्मी की टाइप्स क्या होती हैं? डायथर्मी के अंदर जो पल्स की जो वेवफॉर्म होती हैं, या जो जो उसमें कटिंग में क्या होता है, कोएगुलेशन में क्या होता है, ये 8-10 क्वेश्चंस आप पहले से ही याद कर लें। यही सवाल पूछे जाएँगे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। अगर आप 75 बातें याद करने की कोशिश करेंगे तो जो मेन बातें हैं वो भी नहीं याद होंगी। ह्यूमिडिफिकेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है भई, क्यों ज़रूरी होती है? अगर पेशेंट को ह्यूमिडिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। आईसीयू के टॉपिक्स का भी यही है कि आईसीयू के टॉपिक्स में जो 20-25 टॉपिक्स हैं, वो आपको अक्सर औकात तो वो ऐसा टॉपिक होता है कि उसके अंदर एक ही टॉपिक में वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सिनेरियो देंगे कि भई जैसे जिसके अंदर वो आपसे सारी चीज़ें वन बाय वन पूछ लेंगे। पहले मैं फ़ोकस कर रहा हूँ इस पे आईसीयू, क्योंकि मैंने वो चैटर बॉक्स सीरीज़ में भी अभी तक डिस्कस नहीं किया। आईसीयू पेन रह गया, अभी कुछ टाइम है हमारे पास, तो आईसीयू भी मैं डिस्कस कर लूँगा, पेन भी मैं डिस्कस कर लूँगा। मेरे दिमाग में फार्माकोलॉजी भी आ रही थी मेरे दिमाग, क्योंकि बेसिक साइंसेज़ के लिए आपको रिव्यू करना पड़ता है। मैं लेकिन फिर भी आप लोगों को एक हिंट दे दूँ, ठीक है? तो एट द मोमेंट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग इतने डिसअपॉइंटिंग आंसर दे रहे हैं और किसी ने नहीं सुना हुआ तो मुझे बताइए, मुझे तो दुःख हो रहा है ना। मैंने तो आप लोगों को पूरी कोशिश की है, इतना मटेरियल मौजूद है, मुझे कुछ नहीं पैसे मिल रहे। सुनेंगे आपको फ़ायदा होगा, मुझे कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान। ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज़्ड है, ना मैंने आप लोगों के दुनिया में मैं हूँ ही नहीं। मैं तो हूँ ही एलियन, मैं तो मुल्क से बाहर हूँ। ना मैंने कोई पोज़ीशन लेनी है, ना मुझे सीपीएसपी का प्रेज़िडेंट बनना है, ना मैंने कोई प्रोफ़ेसर बनना है, ना मैंने आपके साथ केक कटिंग सेरेमनीज़ करनी है, ना मुझे पैसे चाहिए। अगर आप लोग करेंगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे आपका नुकसान है, मुझे ना फ़ायदा है ना नुकसान है। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा-सा इन्वॉल्व हों, सवाल पूछें। देखिए अभी एक थोड़ी-सी देर में आप लोगों की कितनी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अगला हम लोग
रोलर कोस्टर हो रहा है, रेडी होते जाएं। मुझे कोई ये जवाब ना दे मैंने तो ये टॉपिक अभी रिवाइज नहीं किया, ये अगर आप करेंगे तो बैठे रहें, कभी भी रिवाइज नहीं होगा। अगला सवाल सुनिए। अब मैं आपसे ज़हनी तौर पे प्रिपेयर है, मैं अगले चंद मिनट्स में आपसे डिजीजेस, आपकी मैक्सिमम डिजीजेस कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल कौन कौन जवाब देगा? हैंड रेस करें पहले। नहीं हैंड रेस करना, चले कोई भी जवाब दे दे। जो से पहले मैं चलो डिजीज बताता हूँ, जो जवाब देना चाहता है हैंड रेस करे। व्हाट इज सिकल सेल डिजीज? जी दुल्हाई भाई आप ही बता दें अगर। It is a hereditary disorder of RBC with the difficulty हो रही है अभी। नो It is प्रॉब्लम, a मैं आपका hereditary। मसला एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। कोई और बंदा बताए जी प्लीज। जी। व्हाट इज सिकल सेल डिजीज? अभी आपकी मैं करेक्शन करता हूँ, ठीक है। सिकल सेल डिजीज क्या होती है? प्लीज एनीवन, डोंट टेल मी कि आप लोगों ने सिकल सेल डिजीज नहीं पढ़ा। हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। हमारी एक मैडम होती थी, मुझे मैडम की शक्ल याद आ गई है, वो हमें 1999 से पढ़ा रही हैं, और यकीन करें सिकल अस्सलाम सेल डिजीज। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जीशान, डॉक्टर जुल्करनैन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं जी सर? खैरियत जुल्करनैन, से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो देखें, जब डेफिनेशन की बात हो ना, जब डेफिनेशन की बात हो ना, तो मेरी सारे पार्ट 2 के कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये 35-40 डिजीजेज है ना, इसको आप अपने रजिस्टर में एक आप अपनी डेफिनेशन लिख लें। जो आपको कोई भी किसी भी वक्त वो डेफिनेशन पूछे तो आप उसको वही डेफिनेशन बताएं जो आपने याद की हुई है। डेफिनेशन के मार्क्स सॉलिड होते हैं। अगर आप डेफिनेशन को मिस करेंगे तो एग्जामिनर की तरफ ये इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा प्रिपेयर ही नहीं है। अब सिकल सेल एग्जैक्टली। डिजीज जो है, अगर नहीं आता किसी को, अब्दुल हई भाई को आता है जो कि, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन अंग्रेजी में बोलनी है, अब जुल्करनैन किसी से आपकी पूछूं कि आवाज, भाई जो है वो डायबिटीज क्या जुल्करनैन, होती है, डायबिटीज। जुल्करनैन सॉरी टू जी जी इंटरप्ट यू। सर, आपने वो जो चंद लास्ट चंद सेकंड्स में आपने जो बोला है वो आवाज नहीं आई, प्लीज दोबारा से बोलिएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ सर। सर अब आ रही है आवाज? जी अब बोलिए। हेलो, मैं आपकी आवाज कट रही। ये कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशन है ना, वो सॉलिड मार्क्स होते हैं। सर अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ अब बेहतर हुई है, अब बेहतर हेलो हुई है, यस। हेलो। जी जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर जीशान के जो डेफिनेशन होती है ना, वो सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो डेफिनेशन हर एक बंदा, अभी जुलाई में एग्जाम है, वो रजिस्टर में अपने नोट डाउन कर ले। और पैथोफिजियोलॉजी ये अगर आपकी मिस होगी ना, देखें आजकल एग्जामिनर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, टेबल वाइज में भी एक पेपर भी रखा होता है और पेंसिल भी वो आपको देते हैं। एक तो आपने उनका सिनेरियो बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि काफी एग्जामिनर रिपीट करने पे इरिटेट होते हैं। तो आपने थोड़ा सा अपनी कुर्सी को आगे करके लीन फॉरवर्ड थोड़ा उनकी तरफ जाके कि आप अटेंटिव हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन को समझना है कि कितनी एज है क्या। जैसे एक क्वेश्चन था कि जो है वो एक पेशेंट है, ऑब्स गायनी का वो एक सिनारियो था कि जो है वो एक पेशेंट है, प्राइमरी ग्रेविटा है, 160 110 उसका ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं प्री इक्लेम्सिया के। ठीक है, अब वो 1 2 3 4 करके आपने बताने थे। जब आप 3 4 बताने लगते हैं ना, तो एग्जामिनर थोड़ा आपकी तरफ सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बताएंगे, बिलीव करें वो आपको वहां फंसा भी रखेगा और आपको मार्क्स भी नहीं देगा। और आपका टाइम, ये 25 मिनट कुछ भी नहीं है, ये 25 मिनट ऐसे गुजर जाएंगे आप लोगों को पता पता ही भी नहीं नहीं चलता। लगेगा। रोलर कोस्टर, मैं तो ठीक है, ये इसकी एग्जांपल देता हूँ कि रोलर कोस्टर में आप बैठे अच्छा और चीखे डॉक्टर मार जीशान, के थोड़ा सा उतरते। मैं हाँ इन लोगों जी को, क्योंकि मैंने रीसेंट दिया है तो मैं थोड़ा सा इन लोगों को बता दूं कि जी देखें, जी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा वाली बताएं। इससे एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको पूछूं एआरडीएस क्या होता है, तो एआरडीएस की एक डेफिनेशन है एक्यूट डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी लंग इंजरी। जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने पढ़ा हुआ है, वो नहीं बॉदर करता फिर आगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक तो डेफिनेशन आप अंग्रेजी में बताएं, बाकी आप चीजें उर्दू में भी बता सकते हैं, कंसर्न्स वगैरह जो भी हैं। अब जैसे डायबिटीज है, ये इसकी डेफिनेशन अगर नहीं आती किसी को, तो ये एक कंसर्न की बात है। सिकल सेल डिजीज है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एस्थमा है, सीओपीडी है, एक्यूट पेंक्रिटाइटिस है। इन सारी चीजों को एक रजिस्टर में लिखें
खासतौर पे पार्ट 2 वालों से मैं कहूंगा इतना टाइम नहीं होता। एक क्वेश्चन के 5 स्टेम्स होते हैं, ठीक है। कम से कम एक एग्जामिनर आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक एग्जामिनर को जब आप अच्छा आंसर नहीं कर रहे होते ना, तो दूसरा भी अपना माइंड बना लेता है कि ये पढ़ के आया है क्या नहीं आया। आपने रुकना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज आपको नहीं आती, क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो है वो प्री इक्लेम्सिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का क्या रोल है, ठीक है। ये अब्दुल हई के अलावा कोई इसका आंसर करे, क्या रोल होता है प्री इक्लेम्सिया में, मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देते हैं, और रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्री इक्लेम्सिया क्या होता है। ये जरा कोई मुझे इसका आंसर करे। देखें प्री इक्लेम्सिया में बताएं, देखें एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो पार्ट 2 के कैंडिडेट हैं, जो अभी ट्रेनिंग वाले हैं, वो तो चले कोई बात नहीं, वो अगर खामोश भी हैं तो, लेकिन जो पार्ट 2 वाला है ना, वो एमसीक्यूएस जितना भी है, बोलेगा ना, बहुत बहुत हाँ, एमसीक्यूएस। जितना जितना बंदा बोलेगा ना, उतना वो सीखेगा, ठीक है ना। जितना आप ज्यादा बोलेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पार्ट 2 के लिए एक बहुत बड़ी जो तलवार है आप लोगों पे लटक रही है, वो लॉन्ग केस है। लॉन्ग केस अब इस तरह नहीं आते जैसे पहले आते थे। अब वो पेशेंट लेके आ जाते हैं और उनमें मल्टीपल चीजें होती हैं, और वो केसेस भी अब सर्जिकल रिलेटेड भी केसेस आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बोलें, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी से बोलें, ठीक है। कोई बताए मुझे कि प्री क्लेम्सिया के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई पार्ट 2 वाला है? जी नम्रा चले बताइए, अब्दुल हई आप साहब आप आपने बताएं। हैंड रेस, नम्रा हाँ ये बताएं। हैंड रेस किया है। जी जी अब्दुल हई बता दें या नम्रा ने हैंड रेस किया है, वो बता दें जो भी बताना चाहे। जी डॉक्टर पेशेंट अब्दुल हई। एज, देखें मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर प्री क्लेम्सिया, ठीक है। क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है। जी आप बताएं, जो आप कह रही हैं बताएं, आप क्या कह रही हैं। ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लैम्सिया, एज। आप मुझे एक बात बताएं, एक पेशेंट जो कि देखें इसको है ना, आप अपने आप को रियल लाइफ सिनेरियो में ले जाएं। एक पेशेंट है जिसको मसला क्या है, हाइपरटेंशन का है ना, तो सबसे पहली चीज है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। सीकेडी यस, नंबर 1 है, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, नली पैरिटी, ठीक है, मैं तो बहुत पहले पढ़ा हुआ है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स लाइक एब्रप्शियो प्रीविया। इसके अलावा जैसे स्मोकिंग हो गया। लेकिन देखें लीस्ट लाइकली आप पहले ना बोलें। ये ऐसा ही है कि देखें आपका जवाब जो होता है ना, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वही अगले को ये बता देता है कि ये बंदा जो है वो पढ़ के आया है। रट्टे की जरूरत भी है टेबल वाइवे में, ये बात याद रखिएगा मेरी। ठीक है। तो अब आपने जो बताया, आपने कहा ओबिसिटी, ओबिसिटी बहुत नीचे आता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से बोलें, 5-6 चीजें आपने उसको बतानी है कि या तो उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन पहले से चल रहा है, या उसको यस, प्रीवियस हिस्ट्री है, या वो यस, पेशेंट जो है वो सीकेडी का है, क्रोनिक किडनी डिजीज, या वो डायबिटीज मिलाइटस है 1 और 2, ऑटो इम्यून कोई मसला है उसको, मल्टीपैरिटी है, एज ग्रेटर देन 40, बीएमआई ग्रेटर देन 35, स्मोकिंग, एब्रप्शियो प्लेसेप्रिविया, ये आप बोलेंगे ना, एग्जामिनर ने वहीं मार्क्स आपके लगा देने। लेकिन अगर कोई बंदा ये बोले स्मोकिंग, बिलीव मी उसको ये पता लग जाएगा कि यार ये जो है ना इसको नहीं पता, ये ऐसे ही बस कर रहा है। स्मोकिंग लीस्ट लाइकली है, पहले वो चीजें बताएं। अब इसी तरीके से आप ही ये मुझे बताएं कि जो है वो प्री इक्लेम्सिया का मैग्नीशियम सल्फेट का क्या रोल है प्री इक्लेम्सिया में। टू प्रिवेंट सीजर्स, गुड। और सीजर एक तो थ्रेशोल्ड को प्रिवेंट रिड्यूस सीजर्स हो करता गया, और क्या हो गया। सर मैग्नीशियम शायद लोअर हो जाता है देखें वो बात। एक तो आप ऐसे बोलें कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ जो है वो सीजर्स हो गया, ठीक है ना, जी, ये एक हो गया। दूसरा ये उसके थ्रेशोल्ड को भी लो कर देता है, तो यस, ये यस, रोल है। अब अगर कोई इसमें ये बताना शुरू कर दे कि भाई वो एस्थमा में हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो एग्जामिनर को ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि लेबर एनाल्जेसिया जो हम देते हैं प्री क्लेम्सिया में, तो ये इसके क्या मतलब फायदे हैं, मुझे बताएं जरा, 4-5 इसके फायदे होते हैं। जी गलत ही बोलें, बोलें मगर। सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? रेबर एनाल्जेसिया के क्या एडवांटेजेस हैं?
लेबर आप एनाल्जेसिया के क्या एडवांटेजेस आप हैं एक एक प्री पेशेंट को इक्लेम्प्टिक लेबर पेशेंट? एनाल्जेसिया दे रहे हैं, सिवाय इसके कि वो अपने आप को कंफर्ट खुद देना चाह रही है, उसके अलावा प्रैक्टिकली क्या फायदे हैं? Sir, heart rate will be stable and सर उसके पेशेंट पेन फ्री रहेगा, और दूसरी बात ये कि पेशेंट के साथ है, ऑब्वियसली आप इसे एनाल्जेसिया दे रहे हैं तो प्रोवोकिंग एजेंट्स जो सेंसिटाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं वो नहीं, ये इसका क्या आंसर किया आपने कि लेबर एनाल्जेसिया का क्या फायदा है जो है प्री इक्लेम्प्टिक पेशेंट में? हेलो? पेशेंट को पेन फ्री करते हैं तो उससे ऑब्वियसली पेशेंट प्री इक्लेम्प्सिया का हाइपरटेंशन पेशेंट है, तो आप उसे ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आप नहीं देना जा रहे गुड। कार्डिया, और डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, दैट्स व्हाई हम यहाँ से और क्या होगा? टेंशन चले, ये एक ही है, ये एक है, इसके चार और चीजें हैं, तीन और चीजें हैं, और क्या है? ठीक है, ये आपने एक बताया, ठीक है, गुड। और सर वो देखें। अपनी जो प्रेग्नेंट थ्रू आउट फील जी करता जी, है, लाइक क्या क्या फील करता है? अगर हम रीजनल में उसे पेशेंट को लेके जा रहे हैं आफ्टर द लेबर एनेस्थीसिया, तो पेशेंट कैन सी द बेबी। यानी आप ये कह रही हैं कि हम टॉप अप करके उसको जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यही कह रही हैं ना आप? हेलो? जी यस यही कह रहे हैं ना आप? और क्या फायदे होते हैं? देखें, जीए से प्रिवेंट करेंगे डॉक्टर जी जी साहब, यस सर देखें सबको पता है बेसिकली प्री इक्लेम्प्सिया में मसला क्या जी है। जी यस सर प्री इक्लेम्प्सिया में दो ही प्रॉब्लम है ना, एक तो आपने बेसिकली उसका बीपी कंट्रोल करना है, बेबी डिलीवर कराना है, तीसरी चीज जो है वो उसका ब्लड प्रेशर है, और डिफिकल्ट एयरवे का प्रॉब्लम है। जब एक वर्किंग इपिड्यूरल है तो आप उसमें सीएस करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब बेबी की इंगेजमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स जो है वो कम हो जाता है जब आप उसको दे रहे होते हैं इपिड्यूरल। ठीक है, ठीक है। यस सर हेलो जी, हाउ विल यू इंड्यूस द यस सर सीवियर प्रीक्लेम्सिया हेल्प सिंड्रोम पेशेंट? ठीक है, ये कौन बताए? डॉक्टर जीशान पूछूं इनसे, या बस आपने आगे कंटिन्यू करना है? मैं तो नहीं नहीं नहीं, आप देखो, आप इनको प्रैक्टिकल टिप बता रहे हो, मैं इसमें सिर्फ आपको एक चीज में, एक जो बताई है उसमें मैं थोड़ी सी हम्म फीडबैक एक दे रहा हूँ। हम्म मतलब उसके अंदर देखो, जैसे जुल्करनैन ने बताया है ना कि डेफिनेशन आपको मतलब प्रॉपर वे में, मैं इसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, मैं एक थोड़ी सी लीनियंसी में एक चीज बता रहा हूँ कि डेफिनेशन के जो हम्म कंपोनेंट्स है ना, वो आपने मिस नहीं करने। हम्म, ठीक है, डेफिनेशन के बिल्कुल। कंपोनेंट्स आपने मिस नहीं करने, और अगर खुदा ना असल में खास्ता डॉक्टर जीशान, कुछ कुछ जो एग्जामिनर है ना बेसिकली वो सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं मतलब जो होते, है, नहीं अगर नहीं, आप सही वो कह रहे हो इन्वर्टेड मेरे, कॉमा वाली लेकिन लेकिन डेफिनेशन देखो नहीं मेरी बात बताए सुनो, ना। वो जिसको कहते हैं ना कि वो हम यहाँ पे लफ्ज यूज करते हैं ना, मिशवार, तो वो मिशवार दरमियानी ये है कि वो हम्म तो आइडियल है, लेकिन अगर उससे एक निचले लेवल पे, अगर कुछ, मैं भी उन लोगों में शामिल था जिससे डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने इस चीज को सर, इसका ओवरकम करने तरीका के है ना, लिए, सर हाँ नहीं इसका नहीं, वो तरीका तरीका ये है ना, है कि अभी आप ढाई उसको, महीने 3 महीने हैं। आप, हाँ, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने सबसे पहला जुमला बोला था ना कि आप अपनी तौर पे उसकी डेफिनेशन लिख ले, ठीक है, जो आप बोल सकें, समझ आई? वो जरूरी डेफिनेशन लाजमी तौर पे वो नहीं है कि जो मतलब लाइक कि 100% जो बुक में लिखी हुई है, लेकिन ऐसी चीज की जिससे आपकी वो सर कंपोनेंट को मिस ना मैं जो हो। है ना सर, सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी तैयार करने जा रहे हैं सर एग्जाम का है ना, थोड़ा सा पैटर्न हुआ है चेंज। मैं इनको ये कहूंगा कि भाई देखें, मतलब डेफिनेशन 20 से ज्यादा नहीं है, 20-25 से ज्यादा डेफिनेशंस नहीं है, ठीक हम्म। है ना? आप लोग एक हाँ, डायरी वो में अपनी याद कर लें, डेफिनेशन लिख वो लें, कोई इतना बड़ा मसला, पैथोफिजियोलॉजी। देखो, यही अभी जैसे मैंने अभी आपके आते वक्त मैंने जो इनसे पहला सवाल पूछा ना, सिकल सेल डिजीज, तो आप सिकल सेल डिजीज का एक है, हम्म इसी तरीके से हिमोफीलिया है, पॉरफायरिया है, ये मैं मुश्किल हम्म बता रहा हूँ ये। हम्म। फिर उसके बाद डायबिटीज क्या है, हाइपरटेंशन, एसेंशियल सर हाइपरटेंशन क्या ये है, दो तीन हर चीजें सिस्टम में, मैं इनको और एस्थमा क्या बता दूं, है, पार्ट टू। सीओपीडी क्या है, बिल्कुल। ब्लू ब्लू ब्लोटर्स, पिंक फपर्स क्या होते हैं, उसके बाद आप हर सिस्टम में देखते जाएं और बोलते जाएं, रुमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये सर जो आपने देखें, अभी मैं इन लोगों को एक और चीज ARDS, बताऊं, मैं इन लोगों को बैप, एक और चीज बताऊं। देखें, जी, पार्ट टू,
देखें एफसीपीएस जो है ना वो एक एग्जिट एग्जाम है। अब एग्जामिनर क्या आपसे डिमांड करता है, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जो आप बोलें, ठीक है। दूसरा आप सेफ होने चाहिए। वो उसको कैसे पता लगेगा, वो बहुत सारी चीजों में आपको वो करते हैं इस तरह, अच्छा डॉक्टर साहब आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे, आप जो है जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अच्छा कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे, जब आपको टॉपिक की कोर नॉलेज तो होगी, आपने डिस्कशन भी की होगी। डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये कमरे में बैठ के एग्जाम पास नहीं होगा। कोई बहुत बिल्कुल। जीनियस इंसान हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने खुद ने बहुत स्ट्रगल की है तो मैं इस नतीजे पे हूँ। और अरे आप लोग भाई, मेरी स्ट्रेटजी पे अगर काम करें तो बहुत फायदा होना है। वो आपने क्या है कि स्ट्रगल की आपने है, आपने स्ट्रगल की है। मैं तो लोगों को हर दफा बताता हूँ याद कराने के लिए, मैंने 1.5 साल बीटा ब्लॉकर खाए हैं हम्म एट एज ऑफ 31। आई वॉज नॉट सपोज टू टेक बीटा बिल्कुल। ब्लॉकर्स एट दैट एज। ठीक सर है। जो है वो और मैं मैं इनको वहां एक और जाता चीज था और बता वहां दूं। पे मुझे यही नहीं समझ आता था कि ये मुझसे परियों की कहानी पूछ रहे हैं, मैं जवाब क्या दूं। हम्म किताब में तो कुछ और लिखा हम्म हुआ है, ये तो कमबख्त सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। हम्म ठीक देखिए है ना। एक तो बात यह है कि ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम बिल्कुल एक अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम है। आपको पढ़ाया ऐसे नहीं जाता, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है ना वो बहुत हाई है इसका, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखें ये ज्यादती किसी के साथ नहीं करते, लेकिन 70% एग्जामिनर आपको फैसिलिटेट करते हैं। इवन आप आधी डेफिनेशन बता रहे हो, आधा वो खुद भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 30% एग्जामिनर से आपका मकरोस हो गए, जो होते हैं हर जगह पे होते हैं, कराची में भी होते हैं, लाहौर में भी हैं, तो आपकी इस्लामाबाद किस्मत में है, भी हैं, क्योंकि ये तो सारे, आपकी बैड लक है। मैं आपको एक बात बता दूं, तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक आपका केस, कि आपका केस क्या आया है, फिर आपका एग्जामिनर कैसा है, और आपका डे जो है वो, कोर नॉलेज, ये सारी चीजें एक साइड पे हैं। अगर एग्जामिनर आपका थोड़ा टफ आ गया है और एक तो देखें डॉक्टर साहब, एक बात आपने नहीं बोलनी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कैंडिडेट करते हैं कि सर ये केस हमने नहीं कराया। बिलीव मी, अगर किसी के मुंह से, देखें आप लोग अभी जा रहे हैं एग्जिट एग्जाम के लिए, आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, नी जर्क रिफ्लेक्सेस नहीं देने। अगर एक क्वेश्चन में किसी से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज इक्लेम्शिया, अगर वो 2 सेकंड के लिए खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है उसको नहीं आता। आप अपने माइंड के अंदर उसको कंपाइल करके एक एजुकेटेड वे में, ऐसा लगे कि आप जो है वो एक एक मेच्योर एनेस्थेटिस्ट हैं, ऐसा आप उसको जवाब दें, कि उसको आपको छोड़े ना। उसको मैं आपको कह रहा हूं कि वो आपको कागज और पेन देते हैं आजकल, और आप पूछें मैडम रिपीट करें। अब एक तो आपने अपना टाइम जया किया, दूसरी बात यह है कि आपने उसको इरिटेट कर दिया। वो लोग नहीं रिपीट करना चाहते, मेजोरिटी ऑफ। और देखिए एग्जामिनर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन कब सपोर्ट करता है, जब आप थोड़ा सा मतलब वो हो रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी चीजों में ब्लंडर करेंगे कि सर ये केस हमने नहीं कराया, या सर जो है वो इंस्टीट्यूट, ये वो नहीं है, वो उसको उनको कोई कंसर्न नहीं है इस चीज का। आपने अगर वो केस नहीं भी कराया, अब आपको अगर वो आ गया है, तो आप प्लीज अपनी नर्व पे कंट्रोल रखें। अल्लाह मालिक है, आपने जो पढ़ा है, आप हिस्ट्री लें, इन चीजों की प्रैक्टिस करें। आप एक हफ्ते जो में एक दफा जरूर एक केस को प्रिपेयर करके अपने सीनियर या लोगों के साथ डिस्कशन करें। स्पेशली मैं पार्ट 2 वालों को कह रहा हूँ। पार्ट 2 वालों को जो है वो रोलर कोस्टर की तरह होगा, एक पीठ से क्वेश्चन होगा, दूसरा गायनी में चल रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिसिटी पे करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपकी यानी आप बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अच्छा अब दूसरा ये कि क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है। देखें जो है वो, अब जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है ना, कि ये रिस्पेक्टर्स क्या है, ठीक है, या वो कोई भी चीज है, वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर वन लाइनर होते हैं, बिलीव मी। लेकिन आप, अच्छा एक बात यह है कि आपने किसी चीज में फंसना नहीं। आपको अगर एक चीज नहीं आती, फर्स्ट करें, वो कहता है कि डॉक्टर साहब ड्रॉ सर्कल ऑफ विलस। अब आपको अगर ये नहीं ड्रॉ कराना, नहीं ड्रॉ करना, या नहीं आता, इस सर्कल ऑफ विलर्स की वजह से आप फेल और पास नहीं होंगे। आप फेल और पास टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उस वक्त स्किप कर दें उस क्वेश्चन को, या वो कहे कि भाई वर्टिब्री बना के दिखाओ, या वो आपसे कोई बहस में। और देखें एक एग्जामिनर से आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, स्पेशली लॉन्ग केस में। वो जो कह रहा है बस ठीक है आप कर रहे हैं, ठीक है सर मैंने ये पढ़ा था, आप ज्यादा सीनियर हैं या आप ज्यादा जानते हैं, तो थोड़ा सा अपनी उसको भी जो है ना, नॉलेज के साथ साथ, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट में फेल हो गए, ठीक है, मैं जानता हूं उनको। मिस्टेक्स ये हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग केस में। अब जैसे ये बात चल रही है, आप लोग क्वेश्चन को समझें, और प्लीज जो चीजें रट्टा मारने की हैं आप उसको रट्टा मारें, छोटा रजिस्टर बनाएं, उसमें लिखें। ये मेरी बात याद रखिएगा, इससे आपको फायदा होगा। जब आप एक एग्जामिनर को कोई चीज बताना शुरू करते हैं ना, डेफिनेशन पे मेरे हिसाब से कोई माफी नहीं है। डेफिनेशन
एक ओपन क्वेश्चन है और इसके पूरे नंबर आप ले सकते हैं। अब डेफिनेशन उर्दू में भी बताई जा सकती है, लेकिन मतलब अब उर्दू में आप एस्थमा तो नहीं बताएंगे ना कि इस तरह से होता है ये। तो बेहतर है कि एस्थमा की आप एक डेफिनेशन बना लें, एक सीओपीडी की बना लें, एम्फाइसीमा की बना लें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बना लें, एसएलई की बना लें, इसी तरीके से डायबिटीज की एक खास डेफिनेशन है वो बना लें। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब जो है वो थोड़ा सा, अगर डॉक्टर जीशान अलाउ करें तो मैं एक चीज और आपको बताऊं। कोई बताए मुझे कि जो है वो ये भी क्वेश्चन पिछली दफा और काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप कैसे इंड्यूस करेंगे जो है वो एक हेल्प सिंड्रोम सीवियर प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट को। हाउ विल यू इंड्यूस? पेशेंट को कोई एपिड्यूरल नहीं लगा हुआ, अभी समझ लें कि हेल्थ सिंड्रोम के पेशेंट को फीटल डिस्ट्रेस की वजह से आपने उसको इंड्यूस करना है जी। कैसे इंड्यूस करेंगे उसको? स्टैंडर्ड एनेस्थीसिया कोई बताए इसका? जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंड्यूस का वर्ड यूज किया है ना, तो इंडक्शन में वही चीजें आएंगी जो इंडक्शन की हैं, ठीक है ना। तो इंडक्शन की चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आंसर करें। देखें, बोले मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, जितना आप बोलेंगे उतना आप लर्न करेंगे। अब्दुल्ला साहब आप बताएं। हाँ, तो डॉक्टर एक दफा अब्दुल्ला, सवाल बताना। हाँ, क्या कह रहे हाउ विल यू हो सवाल? इंड्यूस सीवियर प्रीक्लेम्सिया हेल्थ सिंड्रोम, कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ सिंड्रोम पेशेंट? After depending upon the availability of rocuronium or succinylcholine, actually this modified rapid sequence induction after आंसर pre-oxygenation आप for ऐसे करेंगे, and ahead of. आप आंसर ऐसे करेंगे कि जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सुगामोडेक्स और रोकरोनियम, ये इंड्यूस Okay, ऐसे करेंगे। इंडक्शन से modified बताएं rapid ना। sequence induction, modified rapid sequence induction व्हाट इज using for मॉडिफाइड रैपिड rocuronum. सीक्वेंस इंडक्शन? व्हाट इज मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस Modified इंडक्शन? rapid sequence induction we used to take such आपने यहाँ पे लार्ज uh, बोर कैनुले लिए, आपने पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट किया, आपने थिएटर प्रिपेयर किया, आपने कंसर्न लिया, मॉनिटर्स अप्लाई किए, आपने आपने तो कुछ भी नहीं किया। देखें, यही गलतियां हैं, ठीक है ना। चलें, आप बताएं मुझे, हाउ विल यू इंड्यूस पेशेंट प्री ऑक्सीजनेशन के बाद, बताएं मुझे। ये रैंप अप पोजीशन करेंगे इसके अंदर, और क्या कहते रैंपिंग पोजीशन क्यों हैं, करेंगे? वाई वाई डिफिकल्ट रैंपिंग पोजीशन? इंक्यूबेशन होती है पेशेंट हो, क्योंकि अभी आप खुद आप एज्यूम कर रहे होते हैं ना कि ऐसा पेशेंट जो कि क्लैम्सिया के साथ है, तो जाहिर है ये प्रेग्नेंट भी होगा। प्रेग्नेंट होगा तो जाहिर है इसमें वीनस इंगोर्जमेंट होगी। इस पेशेंट अगर वो होगा तो क्या कहते हैं, टिश्यू एडिमा हो सकता है इस चले पेशेंट के पोजीशन अंदर, से, और पेशेंट ज्यादा मैं मेरा जो कंसर्न है ना पोजीशन वो को ड्रग मान रिलेटेड लेते कंसर्न है। आप ड्रग्स क्या देंगे? ड्रग्स क्या देंगे, कैसे मतलब इसको इंटूबेट करेंगे? देखो इसमें जाहिर है पेशेंट हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंसिव रिस्पांस को ऑप्टेंट करने के लिए वी हैव सेवरल मेडिकेशन इंक्लूडिंग बीटा ब्लॉकर्स हो सकती हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लाइक ज़ाइलोकेन हो सकता है। उसके अलावा जो है वो आप इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है ना वो 210 120 इस वक्त, आप जब प्री ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। देखें, ये जो केसेस होते हैं ना ये थोड़े डिफरेंट तो हैं, इसमें इनका एनेस्थीसिया पहले थोड़ा तो डिफरेंट है इसमें ये पेशेंट जो है ना, जी। इसको ज़ाहिर है इस बात का सर चांस है उनको कि इसको पहले जो तो है ना पेशेंट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे बीपी को। बीपी नहीं ऑप्टिमाइज कर सकते ना, फीटल डिस्ट्रेस हो गया ना, समझ लें सॉर्ट ऑफ एक ओबी कोड है, देना है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थीसिया। वी विल प्रिपेयर। हाँ, क्या प्रिपेयर करेंगे? एक जो सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है उसमें क्या क्या प्रिपरेशन है? देखें, ये थिएटर में जो करते हैं आप बताएं ना, वेजो प्रेशर करेंगे, वेजो डायलेटर करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव पे प्रिपेयर करेंगे। आप सीनियर जो है वो न्यूनेटोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, इसलिए नहीं बुलाते सीनियर न्यूनेटोलॉजिस्ट को बेबी के लिए, बल्कि आप ये जो दे रहे होते हैं रेमी फेंटेनिल या फेंटेनिल कि हम जो बच्चे को दे रहे हैं उसको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, आज ये एग्जामिनर ये सुनना चाहता है। देखिए, रेमी फेंटेनिल कहीं पे नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आपने वहां पे ओपियोइड देना है। सीवियर प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए आपने वहां पे लेरिंगोस्कोपिक रिफ्लेक्स को ब्लड करने के लिए ये चीजें देनी होती हैं। तो ये बेसिकली एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है। दूसरी बात ये है कि आपने वेजो डायलेटर आपने रखने होते हैं, आपने वेजो प्रेसर्स में फिनाइलिफ्रीन रखना होता है, एंटी हाइपरटेंसिव में लेविटालॉल हाइड्रोलाजीन रखना होता है आपने। इसके अलावा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव आप आईसीयू लेके जाते हैं मरीज को, ठीक है ना, आपको मॉनिटरिंग करनी है, स्टैंडर्ड एयर से मॉनिटरिंग करनी है। देखें, आप जब बताना शुरू करेंगे ना, एग्जामिनर अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस सिनेरियो में ले जाएंगे। सीवियर प्रीक्लेम्सिया हर एक बंदे ने कराया हुआ है, ठीक है ना।
लेकिन आपने थोड़ा सा अपनी उसको के जो है वो देखें, इंडक्शन का मतलब ये है कि वो सारी चीजें आपने बतानी है A to Z जो आप करते हैं आपने। मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जामिनर कैनुले को और लार्ज बोर कैनुले को भी डिफरेंशिएट करते हैं। लार्ज बोर कैनुला डिफरेंट चीज है, कैनुला डिफरेंट चीज, आपने लार्ज बोर कैनुला कहना है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट, 2 से 3 जो है वो। इसके अलावा ये रैपिड इन्फ्यूजर वगैरह आपको चाहिए हो सकते हैं, पंप चाहिए होगा आपको, ब्लड एंड प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे क्योंकि कोगुलोपैथी है पेशेंट को। बेबी के लिए जो है वो NICU चाहिए होगा, एक सीनियर न्यूनेटोलॉजिस्ट, उसको इंटुबेशन की जरूरत पड़ सकती है बेबी को। ये सारी चीजें आप बताएंगे तो एग्जामिनर जो है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है। जी जी। ठीक है ना। ऑब्स गायनी के चंद टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं है। एक तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव मेजर हेमरेज हो गया, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं इनके। इसके अलावा जो टॉपिक है वो अपेंडिसेक्टमी इन प्रेगनेंसी और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है MCPS FCPS में। उसकी एटलीस्ट पैथोफिजियोलॉजी, डेफिनेशन, उसके रिस्क फैक्टर्स और किस तरीके से जो है मतलब वो प्रेजेंट करता है। कोई बताएगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के 2 और नाम क्या होता है? ये भी मुझसे पूछे थे, कोई बता सकता है ये? पार्ट 2 वाला कोई MCPS, इसके 2 नाम होते हैं। एक तो इसको कहते हैं कि सडन ऑब्स्ट्रक्टिव डेथ सिंड्रोम और एनाफाइलेक्टॉइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, ये 2 नाम होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आजकल एक मिस नॉमर होता है, तो इसीलिए इसके ये 2 नाम भी दिए जाते हैं। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोग प्रिपेयर करें, इसको लिखें, इसको जहन नशीन करें। इसी तरीके से प्रीक्लेम्सिया और सीवियर प्रीक्लेम्सिया की भी पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछते हैं। हाउ विल यू प्रिवेंट प्रीक्लेम्सिया इन फ्यूचर प्रेगनेंसी? कोई है किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं अब्दुल्ला ये साहब? प्रिवेंशन के लिए तो नो जाहिर है प्रेगनेंसी, जो उसके फैक्टर्स हैं एक्चुअली, नो, रिस्क फैक्टर्स हैं उनके, नो, उनको एड्रेस करना होगा जी। डू नॉट हैव एनी प्रेगनेंसी। दिस इज द डू ओनली नॉट वे हैव आई एनी प्रेगनेंसी, ओके। ओके, डू नॉट हैव एनी प्रेगनेंसी। और क्या चीजें हैं? ठीक है, बताएं अब्दुल्ला ये साहब। तो एस्पिरिन देते हैं ना, एस्पिरिन भी तो देंगे। एस्पिरिन क्यों आप भूल गए हैं? याद रखें ना इसको। जितनी गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं एस्पिरिन पे ये चल रही होती हैं। ठीक है ना। ये प्री एक्लेम्सिया की प्रिवेंशन के लिए। जी। क्योंकि वेस्कुलर प्रॉब्लम होती है ना। वैसे ये कि इसका डिफरेंट थॉट्स होंगी, डिफरेंट है। कैल्शियम कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, यू कैन नॉट 100% प्रिवेंट, लेकिन आप उसके चांसेस को रिड्यूस, आप अगली प्रेगनेंसी से पहले वेट रिडक्शन की बात कर सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर अगर उसको हो रहा है, ये वही जो रिस्क फैक्टर्स की भी बात की थी ना, अगर उन रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे तो चांसेस विल बी रिड्यूस ऑटोमेटिकली। और एस्पिरिन या अच्छा। इवन जो हेपरिन होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। गुड। तो ये भी एक हो गया। अच्छा, अब कौन बताएगा कि जो है वो ब्लड पैच जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर इपिड्यूरल ब्लड पैच? अब्दुल ही आप ही बताएं अब जितने क्वेश्चन हैं। जी। एपिड्यूरल ब्लड पैच क्या वजह से पूछ रहे हो? तो उसमें देखो, सबसे पहले तो ये कि हम्म। पेशेंट को जो है ना काउंसलिंग होती है, उसमें पेशेंट को काउंसिल करेंगे, कॉन्सेंट लेंगे उसकी, और उसको जितने भी जो पॉसिबल उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन सब चीज़ों को इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद फिर जो है वो पेशेंट को थिएटर के अंदर पहले तो आप ये देखेंगे कि ये इसको एपिड्यूरल ब्लड पैच की जरूरत है कि नहीं। आप हिस्ट्री लेंगे हमेशा, है ना, अपने आप को हाँ, थोड़ा हिस्ट्री सा उस। एग्जामिनेशन, बिल्कुल हिस्ट्री से बिल्कुल। शुरू करेंगे, जी। बिल्कुल इसमें हिस्ट्री भी लेंगे और जी। पूछेंगे कि भाई ठीक रहा। हम्म। इसमें ये कि अगर मोर देन 24 to 48 आवर्स अगर हो जाए तो उसके बाद फिर आप जो है ना इसको, हम्म। आपकी इंडिकेशन होती है, और सिम्टम्स जो है वो जो रूटीन हम्म। मेजर्स विच यू आर टेकिंग उनको लेने से भी जो है अगर फर्क नहीं पड़ रहा है
तो आप जो है व्हाट आर ब्लड टेस्ट रूटीन की तरफ मैयर्स? जाएंगे। रूटीन मैयर्स नहीं बोलते ना रूटीन इसको, मेजर्स इसको के अंदर रूटीन देखें, मैयर्स हाँ नहीं, इसको ठीक है, इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलेंगे, या जो है रूटीन मैयर्स नहीं होते, इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ठीक है। उसमें ये हो गया कि उसमें एग्रेसिव हाइड्रेशन होती है, उसके अलावा बेड रेस्ट होता है, उसके अलावा आप जो है ना उसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं, कैफीन दे सकते हैं, उसके अलावा बेड रेस्ट आजकल बल्ब्यूट। रिकमेंडेड है? हाँ वो पढ़ा था, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि अभी भी आप बेड रेस्ट कराते हैं, लेकिन ये कि हाँ अब जो नई जो वो आई है उसके अंदर ये कि बेड रेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। ओके, जो बेड जो रेस्ट से और जो है बताएं। ना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है डीवीटी के उसमें जी चांसेस, बेड रेस्ट से ना बिल्कुल, डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बेड रेस्ट ये बढ़ जाएंगे। कंट्रोवर्शियल है। वो करते हैं, कंट्रोवर्शियल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कोई हम्म, बल्ब्यूटॉल करके ऐसी कोई दवा थी, वो भी उसके साथ में दी जाती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली के क्या चीज़ है वो। ये चीज़ें इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो गई। अगर वो सब होने के बावजूद भी जो है ना पेशेंट के सिम्टम इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा हम्म, आप ये कि उसके अलावा आपने क्या किया कि दूसरी जो कॉजेज होती हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ यूजिंग सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह करा के, और हेडेक की यानी जो मुख्तलिफ जो अच्छा, मैं कॉजेज हैं यहाँ उनको पर ना रिजॉल्व एक जी। छोटी सी सब मरीजों इंटरप्शन में करना। देखें, सब मरीजों में आप नहीं कराएंगे, जहाँ पे आपको जो है ना आईसीपी रेज वाले और डिप्लोपिया और इस तरह के साइन मिलेंगे वहां कराएंगे, ठीक है ना? चले, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक यहाँ पर ना थोड़ी सी इंटरप्शन करके ये बात करना चाहता हूँ कि ये एक ज़हन में रखें बात, कि ये जितने क्वेश्चन जो जुल्करनैन अनइंटेंशनली एफसीपीएस का नाम ले रहा है, एक्चुअली देर इज़ नो लक्ष्मण रेखा, देर इज़ नो क्लियर डिफरेंशिएशन कि ये सवाल एफसीपीएस में पूछा गया है तो एमसीपीएस में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो जो अभी ये सवाल पूछते हैं, जो कुछ क्वेश्चन बता रहा है, जिसको सुन के मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नौजिया फील हो रहा है, मुझे भी नौजिया फील हो रहा है। लेकिन बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके दो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन हो गया। अगर आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया इज्जत एहतराम से, ठीक है, जैसे सर्कल ऑफ विलियस वाला क्वेश्चन बताया था, तो उसका फायदा ये होगा, आप ये ज़हन में रखें कि इन क्वेश्चंस पे कोई फेल नहीं करेगा, क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और 100% प्रिवेंशन आपकी जॉब नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली फोकस करके आप इस सवाल का जवाब कुछ ना कुछ दे पाएँ, या आप उनको एक स्मार्ट आंसर दे पाएँ, ठीक है? तो आपके लिए वो एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। सर असल में जो है ना सर, थोड़ा सा है ना, इन्होंने 2 साल से एग्जाम को थोड़ा चेंज करके इन्होंने क्या किया है कि सॉरी, ये गलती से हो गया है, अनम्यूट कर लो जुल्करनैन। जी सर, असल में जी सर, कोई मसला नहीं है सर, ये असल में जो है ना अभी थोड़ा सा एग्जाम का चेंज ये हुआ है कि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कोई नहीं करते। ये पहला क्वेश्चन पूरा सिनेरियो बेस करते हैं और आपसे डीडी मांगते हैं। फिर ये आप जब डीडी बताते हैं उसकी डेफिनेशन पूछते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसी तरीके से ये लोग चलते हैं। और ये आपको एक सिनेरियो देते हैं, पेपर भी रखा होता है और आपने सारा उसमें लिखना होता है, ठीक है ना, कि इसकी इतनी एज है, ये वो। तो मतलब वो एग्जामिनर जो है वो आपसे जो एक्सपेक्ट करता है ना, वो ये करता है कि आप देंगे तो वो वहीं पे नंबर लगा रहा होता है उसमें ना, जो दोनों एग्जामिनर बैठे होते हैं वो नंबर भी लगा रहा होता है वहीं पे पेंसिल से। तो सर अब ये असल में ये है कि ये मैं इनको ये जो टॉपिक्स हैं, ये मतलब लाजमी टॉपिक्स हैं कि जो आने चाहिए, और मतलब ये पूछे जाते हैं। अब ये आते सबको हैं लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा ना, और ना बोलने का नुकसान होगा, ये मैं बता हुँ, रहा हूँ जो है वो। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोगों को वहां आता है वो म्यूट हो जाते हैं, उसका फिर नुकसान होगा आपको। हुँ। तो चलें, काइंडली जो है वो अब हम कुछ टॉपिक्स को, कुछ क्वेश्चंस को मैं इनसे पूछता हूँ और इनके आंसर्स मुझे बताइए, सिकल सेल डिज़ीज़ का क्या जवाब देंगे? कोई प्लीज़ हैंड रेज़ करें और बताएँ, व्हाट इज़ सिकल सेल डिज़ीज़? आप क्या जवाब देंगे? कोई बंदा बोले ना। अब्दुल हई बता दें, शायद ये डॉक्टर नम्रा बता दें, कोई भी जो एग्जाम कैंडिडेट है प्लीज सिकल बताइए। सेल हम्म, सिकल सेल डिजीज की सर आप डेफिनेशन पूछ रहे जी जी। हैं? सिकल सेल डिजीज is a hereditary disease of the red blood cells in which there is at the uh, hemoglobin uh, hemoglobin polypeptide chain there is valine is yeah, replaced with glutamic acid, ओके, उसका which रिजल्ट क्या होता है causes फिर? which causes the RBCs to get in sickle shape or they are going to get uh, yani become sickle फ्रेजाइल, shape, and there is less ability to फ्रेजाइल। oxygen and fragile and at the low oxygen tensions. ओके, तो रिजल्ट क्या होगा इससे?
देयर विल बी उसमें सिकलिंग एक्चुअली क्राइसिस होने लगता है, जिसकी वजह से द टिश्यू जो है ना इट विल नॉट बी एबल टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन कितने बिकॉज ऑफ टाइप के द क्राइसिस होते सिकल हैं? सेल। कितने टाइप के इसमें जो क्राइसिस है वो होते हैं? प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है, इसमें जो है वो इसका जो चेस्ट फार्मूला का है वैश। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। वैश। नहीं, ओके। वैश। वैश याद रखें। वेजोक्लूसिव क्राइसिस, ओके। प्लास्टिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, हीमोलिटिक क्राइसिस। अब इसको डेफिनेशन को मैं जरा आसान करके आपको बताऊंगा। यहाँ से बात शुरू करें जी कि जी। इट्स हीमोग्लोबिनोपैथी resulting in anemia because the hemoglobin which is formed because of misalignment of the amino acids become fragile। वो अब आप बता दें वेलिन और ग्लूटामिक एसिड का। और what will be the result कि under any stress it will sickle, resulting in any sort of crisis, which will be in the form of vaso-occlusive crisis, aplastic crisis, sequestration crisis, hemolytic crisis। बस ये इतने आंसर में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट हमने कवर कर दिए। अब वो अगर मजीद आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है, कौन से क्राइसिस में होता क्या है। वो जो आप बता रहे हैं ना एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, तो उसमें फिर प्रायप्रिज्म भी है। उसके अंदर ये बच्चे बहुत सारी कोलिसिस्टाइटिस के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी फाइंडिंग, एक्यूट एब्डोमेन के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये पहला आंसर हो गया। अगला वो आपसे पूछ सकते हैं, अगली बात सिकल सेल डिजीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं कि सिकल सेल डिजीज के जो पेशेंट होते हैं एनेस्थेटिस के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है। तो एक तो आपने उनको स्ट्रेस से बचाना है, प्री ऑपरेटिवली आपने उसका एक स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन एस लेवल को मेंटेन करना है। फिर उसके बाद ये पेशेंट ओपियाइड डिपेंडेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सीवियर पेन, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन के क्राइसिस होते हैं। तो पेनफुल क्राइसिस की वजह से अक्सर ये लोग वो हो सकते हैं। तो एनेस्थेटिस के लिए और लाइक एनी अदर एनीमिया, ये पेशेंट या तो क्रॉनिक एनीमिया की वजह से कंपेंसेटेड होंगे, इनके ना हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये वो चंद बातें हैं जिनके अंदर, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछनी तो इतने आंसर में आपका काम चल जाएगा। अगला टॉपिक, हीमोफिलिया। व्हाट इज हीमोफिलिया? अब क्विकली जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए रेडी रहें सब लोग। व्हाट इज हीमोफिलिया? जी नम्रा, आप बताइए प्लीज। व्हाट इज हीमोफिलिया? देखिए अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं जरा सा आप बता ड्यूटी दें। पर था एक्चुअली, और मेरे Inherited blood वो disorder आ गए in हैं। which the blood doesn't clot properly. Doesn't clot properly because of डिफिशिएंसी Disease ऑफ clotting factors. कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? factor 8 and factor 9. इसके अंदर ये भी जो होती है, क्या ये एक सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी होती है? Yes, sir. तो आपने हेरिडिटरी का Inherited. इनहेरिटेड है होती है, और डेफिशिएंसी आपने अगर आप पहले बता देना कि इट्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 और फैक्टर 9, Yes. वेदर इट इज ए और बी, ठीक है, रिजल्टिंग इन Yes. ब्लीडिंग टेंडेंसी। अगर आपने Yes. इतना भी बता दिया है तो आप शायद लक्ष्मण पार हो जाएगी आपकी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आप अगले स्टेप में बता सकते हैं सेन अगेन कि हीमोफिलिया पेशेंट चैलेंजिंग क्यों होता है एनेस्थेटिस के लिए। कि आपने इसके जो लेवल्स हैं उनको आपने मेंटेन करना है। इसमें आपने जो अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल सिविरिटी आपको नॉट ओनली प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली, ये आप अगर इतना है कि पेरी ऑपरेटिव पीरियड में आपने उसके जो लेवल्स हैं वो करवाने हैं, और आपने उन लेवल्स को मेंटेन करना है बाय वट एवर मीन यू हैव। या आपके पास फैक्टर 8 का कॉन्सेंट्रेट होगा, या आपके पास FFPs होंगे, या आपके पास क्रायोप्रेसिपिटेट होंगे, या आपके पास जो है डेस्मोप्रेसिन होगा। तो मुख्तलिफ तरीके से। तो और आपने साथ इसमें जुमला बोल देना है कि वी विल गेट हेल्प फ्रॉम हीमाटोलॉजी, और हीमाटोलॉजी की एडवाइस के मुताबिक हमने इसके लेवल्स को मेंटेन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम प्री ऑप टू पोस्ट ऑप अकॉर्डिंग टू द सर, ये कि कितने घंटे तक करना है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल ब्लीडिंग रिस्क। ये हीमोफिलिया के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मेजॉरिटी केसेस को कवर कर लेगी। व्हाट इज एस्थमा? जी प्लीज। अब एस्थमा का जवाब देने के लिए इतनी देर सोचना पड़ेगा आपको? देखिए मैं Chronic lung disease caused by the inflammation of the airway. ये जवाब, ये मुकम्मल हो गई ये चीज।
देखिए एक मैं तो बहुत लीनियंट हूँ, मैं जुल्करनैन जितना स्ट्रिक्ट नहीं आपको कह रहा, लेकिन अगर आप वो भी नहीं, वो तो है आइडियल, लेकिन अगर आप इस लीनियंसी में भी नहीं उतरेंगी तब आप लाजमी तौर पे आपका आंसर गलत है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि आप सोचेंगे ये क्या होता है, क्या ये एपिसोडिक नहीं होता, प्रेक्सुक्समल नहीं होता। ठीक Yes, है, yes. और इसमें ब्रोंकोस्पैज्म रिएक्टिव एयरवे होता है, Yes, yes. ब्रोंकोस्पैज्म होता है, Yes. म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा होती है। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अब आप अगर सर रिवर्सिबल ये होता है, डायurnal वेरिएशन होती है, उसके अलावा डायर्नल वेरिएशन होती है, ठीक है, या ये एलर्जिक होता है या ये वेजोमोटर होता है, यानी कि बिकॉज ऑफ इमोशनल या बिकॉज ऑफ एलर्जी। अगर आप ये नहीं देखें, इसमें यार और मेरी बात सुनिए, सीओपीडी में सर यही डिफरेंस है कि सीओपीडी जो है वो इरिवर्सिबल डिजीज है और ये रिवर्सिबल। नहीं 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 नहीं, सीओपीडी के अंदर डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी थोड़ा बहुत रिवर्सिबल कंपोनेंट होता है, ये फुली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसके अंदर इरिवर्सिबल पोर्शन और रिवर्सिबल पोर्शन आमतौर पे दोनों होंगे मौजूद। अगर टोटली इरिवर्सिबल हो गया तो वो तो फिर बाबा जी वो मतलब सॉरी वो बंदा फ्लाइट पे होगा ना, उसको किसी भी वक्त बोर्डिंग हो सकती है उसकी। तो बिल्कुल अगर उसका रिवर्सिबल कंपोनेंट है ही नहीं, उसके लंग्स फारिग हो गए, तो फिर तो वो फ्लाइट ले लेगा। एनीवेज, तो ये इसका आंसर है कि भाई देखें मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इतना भी समझ आ गया ना तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप को डेफिनेशंस ही नहीं आती एक्सप्लेन करनी या एग्जैक्टली उस वे में, या मैं आपको जो एक दरमियानी रास्ता बता रहा हूं, अगर आपको उस दरमियानी रास्ते पे भी आप राजी नहीं है, फिर आप याद रखें, फिर आप नहीं पास हो सकते, क्योंकि ये चीज मैंडेटरी है और अभी भी वक्त है। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आंसर फॉर ऑल डिजीजेज। यार कम ऑन, क्यों आप लोग सफों को पलटते जा रहे हैं और जब सवाल पूछ रहा हूं तो कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने तो नहीं वाइवा देना, ना ही ये जुल्करनैन पास हो चुका है, और आप लोग जिन्होंने वाइवा देना है वो अगर खामोश बैठेंगे, यहाँ पे नीचे वाले मजमा तो बिल्कुल ही खामोश है, पता नहीं म्यूट लगा के गायब हो गए हैं या आई डोंट नो क्या चक्कर है। ये जावेद खान, मरियम इफ्तिखार, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सर जान, मेरा आर यू पीपल मेरा केस अलाइव आ और गया नो? तो आई हैव टू लीव। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो मेरा प्रॉब्लम। केस आ गया, आई हैव जो मैं बाकी निकलता लोग हैं हूँ, भाई, सॉरी। आप लोग हम में से हैं या आप लोग हम में से नहीं हैं? ये वो हम बच्चे छोटे होते थे ना, अगर आपने ये बात की तो आप हम में से नहीं होंगे, तो आप हम में से हैं या हम में से नहीं है? अच्छा, ओके, मैं रैंडमली आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? नमरा, राजेश कुमार, शाइस्ता, सैयद हैदर, उमामा, वेकअप प्लीज। Autoimmune disorder involving ठीक है, joints. ओके, और ओनली जॉइंट्स? ऑटोइम्यून एक बात हो गई, नॉट जॉइंट्स ओनली, मल्टी सिस्टेमिक डिजीज। Yes. ठीक है, तो फिर वो lupus के लिए नहीं होगा? ये भी मल्टी सिस्टेमिक है मेरी बहन, मल्टी अच्छा. सिस्टेमिक है ये, मल्टी सिस्टेमिक होती है इसमें, या लंग्स में कुछ नहीं होता, इसमें हार्ट में कुछ नहीं होता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऐसी चीज है जिसकी कॉमनली डेफिनेशन पूछते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहली बात है एक ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है इसमें, और सिस्टम सिमेट्रिकल इसमें पॉली आर्थराइटिस होता है। ठीक है ना, और इसकी सिवियरिटी मतलब इतना वो होता है कि ये लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज से लेके इरोजन ऑफ द जस्टा आर्टिकुलर बोन्स, और ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, chronic and systemic inflammatory disorder characterized by deforming systemic symmetrical polyarteritis of varying extent and severity। तो ये जवाब इसका होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी जी, की और पैथोफिजियोलॉजी भी वो पूछते हैं, हाँ, इसी के अंदर मैं और ऐड ऑन ये सिस्टमिक करूंगा इन्वॉल्वमेंट। कि एक ये डिजीज है इटसेल्फ, यानी कि एक डिजीज की पैथोलॉजी है, मल्टी सिस्टेमिक है, वेरिएशन हो सकती है इसमें, हो सकता है सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है सारे सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। मैं बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो सर्वाइव करते हैं, जो बहुत सारे डिफॉल्ट जो होते हैं वो बहुत बुरी तरह की कंडीशन में होते हैं। एक कंपोनेंट है इसकी डिजीज का, और दूसरा कंपोनेंट जो कि शायद और भी खतरनाक है, वो इसकी डिजीजेस का है, सॉरी इसकी ट्रीटमेंट का है, कि जो इसकी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स हैं जो इसके सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हैं, स्टीरॉयड्स, एनसेड्स, उसके बाद जो डिजीज मॉडिफाइंग है, पेंसिलामीन है, किडनी उड़ जाएंगे, और जितनी इसमें मीथोट्रेक्सेट है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट जिनमें कार्डियोवैस्कुलर है, रिस्पिरेटरी है, हीमोग्लोबिन इफेक्ट होता है, हेपेटिक रीनल है, न्यूरोलॉजिकल है, इसके ठीक अलावा है मिसलिनियस भी इसके अंदर चीजें होती जी, हैं। तो ये आपको ये आंसर, अच्छा एक ये मैं आपको एग्जाम में बताऊं कि ये आंसर देना आसान भी है,
अगर आपने मल्टी सिस्टम बोल दिया और आपके मल्टी सिस्टम में आपको 3-4 जो बेचारे छोटे-छोटे से ऑर्गन है जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सब चीज़ें लिवर में मेटाबोलाइज़ होनी है, किडनी से निकलनी है, और एक बेचारा हार्ट है जिसपे सारी हमारी दवाइयों ने एक्ट करना है। तो हार्ट हो गया, एक लंग्स हो गया और ब्रेन हो गया। यही तो 5 तो चीज़ें हैं बेचारी मिस्कीन। कोई 5 चीज़ों को कोई याद बता करना है। सकता है इसके अंदर के न्यू बायोमार्कर इसके अंदर क्या होता है? ये भी पूछा गया है। ये कोई बता सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर न्यू बायोमार्कर कौन सा होता है जो आजकल कराते हैं इसको ये डायग्नोस बता करने दो, के लिए? ये पता नहीं होगा जुल्करनैन, आप बता दो। ये होता है एंटी सीसीपी या एसीपीए, यानी एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। ये याद रखने, ठीक है ना? एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज, एंटी सीसीपी या एसीपीए इसको कहते हैं। ये जो है ना डिजीज को अर्ली डायग्नोस करने के लिए वो किया जाता है। इसके एंटी अलावा इसकी सीसी मैनेजमेंट भी पूछते हैं। जी हाँ, एंटी सीसीपी, एंटी बिल्कुल। सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट भी पूछते हैं, तो वो सिंपल रिलीफ से लेके फिर डीएमआरडीज हैं जिसमें डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और इसकी फिर प्रोग्नोसिस भी आपसे पूछते हैं, और इसकी जो बाकी चीजें, अच्छा और ड्रग्स भी कभी कभी हाँ, पूछ लेते हैं कि अच्छा मेथोट्रेक्सेट, इसमें साइक्लोस्पोरिन मैं वगैरह थोड़ी जो सी होती हैं ये। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन ये बात कर दूं कि देखें, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर टेबल वाइवे में आएगा तो आपने जितना आंसर मैंने आपको बताया इतना मोर देन एनफ होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट अगर लॉन्ग केस में आ गया है तो ये सारी डिटेल्स वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीसी क्यों करवाई जाती है किसी भी पे, ये नॉट ओनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सीबीसी में क्या कुछ देखना होता है, एलएफटीज में क्या कुछ देखना होता है, रीनल फंक्शंस कैसे देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे देखते हैं, बायोमार्कर्स जो भी चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हैं लॉन्ग या केस में आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन उनसे मांगेंगे ना, वो आपसे वो उसकी आपसे पूछेंगे जस्टिफिकेशन क्यों पूछेगा। क्यों, ठीक है। अगर तो आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बताएंगे तो वो फिर अच्छा वो नहीं जाता। ये मैंने तो एक ऐसे नहीं बोल देना ये है। मैंने एक लिस्ट सी बनाई थी, इसमें आपको एटलीस्ट इन इन्वेस्टिगेशंस की आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। ये सारे हाउ टू स्टडी के फोल्डर में ये मौजूद है। एक ये, उसके बाद ये आपका जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के रेफरेंस से है, और उसके बाद आपने एक वो ब्रॉडर टर्म उसमें है कि आपको जो है वो एक कोई भी पेशेंट आ जाता है वहां पर, तो जो एक चीज होती है वो उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस होती है, उसको आप एक साइड पे कर दें। उसका एक सिम्टम हो सकता है, 2 सिम्टम हो सकते हैं, 5 सिम्टम हो सकते हैं। उनको आप एक तरफ करके बाकी सारा उसको इवैल्यूएट वैसे ही करना है हर पेशेंट को, और डोंट मिस एनीथिंग। ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? और ये उसके अंदर जो दूसरी एक और चीज़ थी कि डिज़ीज़, क्योंकि अब हम लोगों को हमारे पास थोड़ा टाइम और है, हम कर सकते हैं कुछ और बातें। लेकिन ये बातें मैं पहले बता रहा हूँ कि मेन कैटेगरी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे डिज़ीज़ का करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड, एस्टिमेटिंग द सिविरिटी ऑफ डिजीज। और आपको हमारे इंपॉर्टेंस ये इन 3 चीज़ों की है, एयरवे, कार्डिक और रेस्पिरेटरी, और उसके बाद लिवर, किडनीज, और फिर उसके बाद आगे बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। बोन मैरो है, होम्योस्टेसिस ये हमारा एक अच्छा जो एनेस्थीसिया है वो तमाम इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है। तो हमने देखना है कि कोई एसिड बेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्लूइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपके अगर डिफॉल्ट आपके दिमाग में है, और आप हर डिजीज को इस फॉर्मेट के अंदर से गुजार दें कि इसकी मेन कैटेगरी, अब आप ये सामने रख के इसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसको सामने रख के आप हर डिजीज को इसमें फिट करें, ठीक है? आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वाइवा देना, ये याद कर लें, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगा वाइवा में, चाहे वो टेबल वाइवा है, चाहे वो लॉन्ग केस है। लॉन्ग केस में इससे ज्यादा डिटेल्स होंगी, टेबल वाइवा में कार्डियक रिस्क क्या है, पल्मोनरी रिस्क क्या है, रीनल रिस्क क्या है, एस्पिरेशन का रिस्क है, पीओएनवी का रिस्क है, एयरवे मैनेजमेंट रिस्क है। जैसे अभी हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा है ना, तो उसमें बहुत सारी सारी चीजें आ गई। पल्मोनरी भी है, कार्डिक भी है, रीनल भी है, एस्पिरेशन का भी है, पीओएनवी का भी है। उसके बाद एयरवे मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल मॉनिटरिंग इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, कौन सी आपको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो हर में देखें, जैसे अभी हम लोगों ने एस्थमा की अगर बात करते हैं, तो एस्थमा के अंदर क्या स्पेशल मॉनिटरिंग की जरूरत होगी एस्थमा या सीओपीडी में? प्लीज, कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी अदर देन स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 इन एस्थमा या सीओपीडी में? pulmonary function test. नहीं, मॉनिटरिंग, सॉरी, मॉनिटरिंग की बात हो रही है। मैं इन्वेस्टिगेशन का लाभ मुंह से निकल गया। मॉनिटरिंग, कौन सी End-tidal सॉरी, एन टाइडल CO2 क्या स्टैंडर्ड 2 नहीं है? नहीं, स्टैंडर्ड में है सर, ये स्टैंडर्ड में। आगे आगे बताइए। एयरवे प्रेशर्स, वैसे तो आप कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली Yes. एयरवे प्रेशर्स, ठीक है? और Yes. उसके बाद फिर आप मजीद बता सकते हैं अगर सीओपीडी में स्पेसिफिकली कि अगर उसके अंदर
पल्मोनरी फंक्शन की वजह से हार्ट भी डिस्टर्ब है, तो आप आर्टीरियल लाइन की बात कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट जिसमें स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर होंगे, उसमें आप आर्टीरियल लाइन का ज़िक्र कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर मैसिव फ्लूइड शिफ्ट होंगी, उसमें आप कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग का ज़िक्र कर सकते हैं कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो, ठीक है? उसके बाद कोई भी सर्जरी जिसके अंदर फ्लूइड शिफ्ट की रेफरेंस से यूरिन आउटपुट, ठीक है? टेम्परेचर इज़ इन स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग बाय द वे। फिर कोई भी ऐसी सर्जरी जिसमें कोई नर्व गुज़र रही है, कोई भी सर्जरी सोचें, ये अब आपको पहले सोचना है। अगर आपको देखिए मेरी बात सुनें, मैं आप लोगों को आसान रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये बात रह जाती है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं रहेगी तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पहले से ये प्रिपेयर कर लें तो ये वही वाली मिसाल होगी कि घर के अंदर एक शौहर आके अपनी बीवी को कहता है मैंने मटन कढ़ाई खानी है, तो वो 4 घंटे में बना के देगी, ठीक है? वही आप ऑर्डर देंगे रेस्टोरेंट में जाके और वो आधे घंटे में भी आप फिर खड़काना शुरू कर देंगे, भई कितनी देर लगेगी और? वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ पर उन्होंने हाफ कुक प्रिपेयर किया हुआ होगा। तो आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है हाफ कुक आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए और वो चीज़ें जो कॉमन है, ठीक है? तो कॉमन चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपके लिए वहाँ पर वाइवा देना आसान होगा। अगर आपको कॉमन चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो कॉमन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, बाकी चीज़ें आसान हो जाएँगी। ये जो पेपर है ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा फँस जाते हैं प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप में। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई गलत है, लेकिन इसके अंदर पढ़ पढ़ के आप यही ना कर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ आती कि प्री ऑप क्या बताएँ, इंट्रा ऑप क्या बताएँ, पोस्ट ऑप। अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, तो आप प्री ऑप में सब कुछ बता दें। प्री ऑप में अगर एक ओबीज़ पेशेंट है ना, तो ओबीज़ पेशेंट की प्री ऑप के अंदर ओबेसिटी के अंदर आपने उसका ओएसए के रेफरेंस से भी बात कर दी है, तो उसको हो सकता है पोस्ट ऑप आईसीयू की भी ज़रूरत हो सकती है, सीपैप की भी ज़रूरत हो सकती है, प्री ऑप में ही बता दें। ठीक है? ये आप पोस्ट ऑप तक का इंतज़ार ना करें। आप प्री ऑप में ही बता दें कि भई ये चीज़ों की प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। इंट्रा ऑप में आपकी इसकी मॉनिटरिंग डिफ़िकल्ट होगी ना, तो आप प्री ऑप में ही बता दें कि भई मैं ऑपरेशन थिएटर वालों को बताऊँगा कि मैं हमारे पास एक ओबीज़ पेशेंट आ रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत है, हमें बड़ी टेबल की ज़रूरत है, हमें बड़े साइज़ के इक्विपमेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हमें बीपी कफ की ज़रूरत है, हो सकता है हमें आर्टेरियल लाइन लेनी पड़े, वो हमें जो है वो डीवीटी का प्रोफिलैक्सिस देना है क्योंकि इसमें एम्बोलिज़्म हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें आप आपके जो-जो दिमाग में आती हैं, ये प्रैक्टिस कर लें। ओबेसिटी, प्रेग्नेंट पेशेंट, एल्डरली पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट ये पहले से याद कर लें, ठीक है? समझ आई है बात या नहीं आई है समझ? ऊपर से गुज़र गई। मेरी बात समझ आ रही है? वो इस इंतज़ार Yes, में sir. ना रहें कि ये चीज़ तो ज़रूर प्री ऑप में बतानी है और ये चीज़ ज़रूर इंटर ऑप में बतानी है और ये आपका सिर्फ़ एक हेल्प है। ये वो नहीं है, कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ये। समझ आई बात आपको? अच्छा, उसके बाद ये जो इसमें है, हर जो सिनेरियो आए, पेशेंट की एक आइडेंटिटी है, ठीक है? वो चौधरी है, वो जट है, वो सैयद है, वो हाशमी है, वो व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना? एक उसकी आइडेंटिटी है, वो औरत है, वो मर्द है, वो एक उसकी आइडेंटिटी हो गई है। समझ आई? वो स्मोकर है, वो अल्कोहलिक है, वो ड्रग एडिक्ट है, वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, वो उसकी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के बारे में सोचें। दूसरी जो डिज़ीज़ उन्होंने पूछी हुई है, उसके बारे में सोचें। तीसरी चीज़ है सर्जरी। सर्जरी है, अच्छा यार ये सर्जरी के अंदर ना लिथोटमी पोज़ीशन होती है, तो लिथोटमी पोज़ीशन के कंसर्न्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए और आपने उनको सिर्फ़ इतना इतना ब फ़ीलर अब आप लिथोटमी के कंसर्न्स ना बताने शुरू कर दें। आप उनको सिर्फ़ इतना भी बता देंगे ना, अगर उन्होंने पूछना होगा तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। लेकिन ब्रेकिंग एक होता है ना, एक किसी भी एक चीज़ का इश्तहार होता है। तो आप इश्तहार के अंदर पूरा ड्रामा तो नहीं होता ना, वो ऐड होता है, वो एक या टीज़र आजकल के आज की ज़बान में एक टीज़र आता है, तो वो टीज़र आप देना है आपने। जिस चीज़ को उन्होंने पूछना है वो आपकी गर्दन दबा के पूछ लेंगे, ठीक है? तो लिथोटमी में आप कह देंगे इसमें लिथोटमी के कंसर्न्स होंगे और कोई भी पोज़ीशन में आप साथ ये जुमला भी बोल दें कि एनी पोज़ीशन कंसर्न्स व्हेन यू क्रिएट दैट पोज़ीशन एंड व्हेन यू रिवर्स दैट पोज़ीशन, ठीक है? नंबर 3 ड्यूरेशन इन व्हिच दैट पोज़ीशन इज़ देयर, ठीक है? तो अब आप इस पॉइंट को आप फिट कर दें सब में। लिथोटमी क्रिएट करते वक़्त एक 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 पाँव उठाया है, दूसरा पाँव नहीं उठाया, पता लगा उसका जॉइंट निकल गया। आपने पहले ये देखा ही नहीं कि उसकी कितनी प्री ऑपरेटिव उसकी लिमिटेशन तो नहीं थी। आपने पकड़ के उसको स्पाइनल लगा के उसकी पोज़ीशन बनाई, पकड़ लगा उसका जॉइंट निकल गया। ठीक है? आपने उसको प्रॉपर पैडिंग नहीं की, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक पेशेंट है, उसका हार्ट वीक है और आपने उसकी लिथोटमी पोजीशन की और आपको ये बात पता ही नहीं है कि लिथोटमी पोजीशन इस पेशेंट के लिए ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ 300 500 ml ब्लड जा रहा है ना, वो एक मुसीबत बना सकता है उसके लिए। तो आपने पहले से प्रिपेयर होना है और आपने बताना है कि भाई इस पेशेंट का हार्ट वीक है तो लिथोटमी पोजीशन बनेगी, तो ऑटो ट्रांसफ्यूजन के वक्त हमने ध्यान रखना है क्योंकि ये पेशेंट ओवरलोड में जा सकता है। उस वजह से सेम थिंग विल बी व्हेन यू रिवर्स।
ठीक है। पोजीशनिंग रिलेटेड दिमाग के अंदर ये जुमला याद कर लें कि व्हेन यू क्रिएट द पोजीशन, ड्यूरेशन ऑफ दैट पोजीशनिंग एंड रिवर्सल। ये आप प्रोन में भी यही बात कर सकते हैं कि भाई प्रोन में आपने गर्दन को पकड़ के घुमा दिया, आपने उसके सर को पकड़ा हुआ है और उन्होंने घुमाया तो सर आपके हाथ में रह गया और गर्दन घूम गई उसकी। तो आपने हमेशा हाथ ऐसे रखना है कि आप उसके नेक को सपोर्ट करें, ताकि जब उसको रिवर्स करें, जब उसको क्रिएट करें तो पता लगे उसके जॉइंट ना निकल जाए, उसकी गर्दन ना मुड़ जाए। ठीक है। तो बाकी जॉइंट्स फिर उसके बाद आप साथ ही पोजीशन, तो क्योंकि ये मैं आपको एक एक वो बता रहा हूँ, एक फीलर बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये बातें मैं अभी पहले पिछले 10 दिन में मैं ये हर दफ़ा बार बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं सुना हुआ, तो इसीलिए जवाब इतने ज़बरदस्त आप लोग दे रहे हैं कि मुझे मायूसी हो रही है सर। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इन्वॉल्व हो। मैं ग्रुप में रोज़ाना मैसेज भेजता हूँ, सिनेरियो भेजता हूँ, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू आंसर। किसका फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा है। मैंने आप लोगों से डॉलर लेने आके, मैंने आपसे कुछ लेना है, मुझे बताइए। ठीक है। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू इंटरेक्ट, ट्राई टू, वी कैन हैव अनदर सेशन लेटर ऑन, क्योंकि वो जो नॉर्मली मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैं इंटरनेशनल फोरम के लोगों को भी भेज देता हूँ, तो उसमें मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग, यू आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल टू एनीवन हु ड्रॉप अ मैसेज टू मी, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे टू ऑल हु आर लिसनिंग। अगर नई सवाल पूछना है तो आपका फ़ायदा, आपका नुकसान। जुल्करनैन हमारे उस ग्रुप में, वाइवे वाले ग्रुप में मौजूद है, आफ्ताब है, वो हर, आप उनको टैग कर सकते हैं, मैंने भी टैग किया हुआ था। ही विल आंसर। अगर नहीं देगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इससे लड़ाई करूंगा कि ये क्यों नहीं बता रहा। फिर उसके बाद जो है आप लोग जितने, अब हम समराइज कर रहे हैं विद इन सर 5 to 10 बेसिकली मिनट। सर बेसिकली जो है ना वो सर, ये असल में बोलने का एग्जाम है ना सर, तो बोलना है, और वो बोलने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आता बहुत सारी चीजें, हम थिएटर में तो वही 4-5 चीजें करते हैं ना सर, ये अब सारी चीजें हम थिएटर वाली नहीं बता सकते इनको। स्टैंडर्ड मतलब एनेस्थीसिया जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक अब वो बैलेंस सा आपने अगर होता है, पढ़ा होगा जी, जो एक तो ही बैलेंस सा आप होता है। मतलब उन चीजों के आंसर कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि आपको देखो बताऊं, एनीमिया पे भी इन्होंने जो है ना लॉन्ग केस में इतने क्वेश्चंस किए कि जो है वो, हालांकि सारी चीजें लिखी हुई हैं और मतलब वो सब पूछते हैं आपसे। इवन जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर नी रिप्लेसमेंट के अंदर केस आ गया, वो आपसे पूछते हैं सारी के किस तरीके से सर्जिकल टेक्निक पे वो आपको फेल नहीं करते, लेकिन एनीमिया की डेफिनेशन, एनीमिया की टाइप्स, ये आपको टिप पे होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जी, ये जरूर, कोई एनीमिया की डेफिनेशन बता सकता है? WHO की क्या डेफिनेशन है एनीमिया? व्हाट इज एनीमिया? WHO डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया कब लेबल करते हैं किसी को? कोई जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। How to be the first one व्हाट इज एनीमिया? for life or for die? Condition is the number of For RBCs or the hemoglobin नहीं नहीं, concentration. WHO, डॉक्टर साहिबा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज what WHO डेफिनेशन ऑफ एनीमिया? HP less than 12. WHO में males less than 13 और females less than 11। इसमें WHO वालों ने कुछ और ये भी नहीं कहा कि उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से उसकी कम हो, जो उसका स्टेटस है उसके हिसाब से। ठीक है। चले, एनीवेज आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग मेरे साथ इन टच रहिए इंशाल्लाह। हम जो, मैंने कुछ और जो टॉपिक्स रह गए वो सर मैं इसकी जो WHO की डेफिनेशन जो है ना, वो मेरा माइक क्लोज था, तो WHO ने जो एनीमिया को डिफाइन किया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 13 इन मैन, लेस देन 12 इन फीमेल एंड लेस देन 11 इन प्रेग्नेंट पेशेंट। तो ये एनीमिया की डेफिनेशन है। मेल में 13 से कम, फीमेल में 12 से कम, और प्रेग्नेंट लेडीज में 11 से कम होगा तो ये एनीमिया लेबल किया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो ये पूछते हैं कि कॉमन कॉजेज ऑफ एनीमिया क्या हैं, और रिस्क एसोसिएटेड विद एनीमिया क्या है, इसकी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे होगी, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। फिर ये
टेबल वाइवे में भी आ सकता है। इसी के साथ फिर वो आपसे मासिव ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन, DCR, DCS यानी डैमेज कंट्रोल, रिसक्सिटेशन, एंड पॉइंट्स। ट्रॉमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्रॉमा अच्छे से कर लें। ट्रॉमा आपसे जैसे ही आप वाइवे में जाएंगे, जो पहला टेबल वाइवा होता है वो ऑलवेज ट्रॉमा और आईसीयू का होता है। जिन्होंने ये दिया एग्जाम उन सबको हमें पता है कि जब हम जाते हैं पहला क्वेश्चन आपसे आईसीयू और ट्रॉमे का होता है। आईसीयू के 2-3 टॉपिक्स होते हैं, ट्रॉमा लाजमी होता है। इसमें भी जो है फ्लैल चेस्ट, रिब फ्रैक्चर, ये भी आजकल पूछते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने रिब फ्रैक्चर पूछा था कि जो फ्रैक्चर होता है वो किस तरीके से फिर वो आप उसको उसकी पेन मैनेजमेंट, डिफरेंट तरीके पेन मैनेजमेंट के, ठीक है ना, और इसके अलावा वो किस तरीके से बिहेव करता है जो फ्रैक्चर पार्ट है, जो फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ होता है। तो ये भी कभी डॉक्टर जीशान इस पे भी बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा सर रिलेटेड। मैंने ट्रॉमा मेरे ख्याल से कोई 10 दिन में ख़त्म किया था। ये ट्रॉमा की डिस्कशन जो अच्छा। थी 5 दिनों में, ये इसमें एक एक चीज़ जो ट्रॉमा के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने, इवन वो ATLS वाला जो था ना एल्गोरिदम, ठीक है वो सर, ठीक खोल है, के वो ठीक है ATLS सर। की किताब से मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, खोल के बस बस बैठ सर, के। फिर तो काफी है, ये तो तो मतलब मतलब अच्छा हो गया। अनफॉर्चुनेटली देखें, बात ये है, देखो आप लोग याद रखो बात कि मैं फिर ये पाकिस्तान के लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो ना, तो मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप देख सकते हैं, ये गवाही मौजूद है, ये इट्स नॉट अ मोनेटाइज चैनल, ठीक है। आप लोगों के लिए है ये, मेरा कोई, मुझे यकीन करें मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आई डोंट, यस, मुझे कोई मैसेज आ जाता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो खुशी इस बात की होती है कि आप लोगों ने सुना है, मुझे कोई और फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये सुनें। आप लोगों के लिए देखें, अभी भी कितने लोगों ने जॉइन किया है, कितने लोगों का वाइवा और कितने लोग आए हैं। हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं, ये भी अब वहाँ पे बैठा हुआ है, अल हस्सा में बैठा हुआ है, मैं रियाद में बैठा हूँ। मैं मज़ाकन कहता हूँ कि मिसेज़ आके घूर के चली जाती है बाहर से, ठीक है ना? तो मतलब हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग, अगर आप लोग खुद अगर फ़ायदे के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हू इज़ एट लॉस? नॉट मी और यू। नॉट मी, नॉट देखें, एक जुल्कर। चीज मैं और ऐड कर दूं, अगर कोई ये समझ रहा है कि पार्ट 2 का वाइवा मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जैसे जो फेल हो गए, उनकी इतनी तैयारी है कि वो सारी चीजें आर्टिकल से अभी भी अगर आप लाइन पे ले लें वो लाइन टू लाइन बता देंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और वो फेल हो गए, ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये इन चीजों पे तो माफी नहीं है कि कोई आपको एस्थमा बोल रहा है और आप उसमें डेफिनेशन सोच रहे हैं, या ये तो बहुत समझ लें कि प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। ये तो आपसे वो चीजें पूछते हैं जो हैं, अभी अनम यहाँ मौजूद है, जो है वो वाइवा दे चुकी है, आप उससे पूछें किस तरीके से वो आपको कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का गुजारा ही नहीं है इसको किए बगैर और सारी चीजों को लिखे बगैर और याद किए बगैर। याद आपने करना है चीजों को, ठीक है ना। बाकी हेल्प के लिए तो हम अवेलेबल हैं, जब फ्री होंगे चलें। कोई मसला नहीं है, अच्छा, आप लोग बहरहाल जो अब है वो मुझसे पर्सनल भी मैं वो अब कर ये सकते हैं। मैं इसको मैं वो कर रहा हूँ। आप लोगों को किसी वक्त भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क। ये 2-3 चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, ये एक टॉपिक्स की लिस्ट है, नॉट परफेक्ट, मगर इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। आईसीयू और पेन मैंने अगले चंद दिनों में करने की कोशिश करनी है। आईसीयू अनफॉर्चुनेटली मैं आई एम नॉट इन आईसीयू सिंस लास्ट 10 ईयर्स, तो आईसीयू में मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ। बल्कि जुल्करनैन, अगर आप आईसीयू का सेशन के लिए आप टाइम बता दो तो आई विल बी रियली हेल्पफुल, इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप सर अगले आने आईसीयू वाले। ये है कि टॉपिक्स मतलब नहीं, टॉपिक्स हम सर जो है वो कर नहीं, सकते नहीं, हैं, लेकिन मतलब आईसीयू में लाइक, जो हमने भी, जी जी। सॉरी सॉरी, मैं ये चाह ही रहा हूँ कि आईसीयू वाले दिन आप फ्री हो, आप ऑन बोर्ड ले लो, यू टेक द लीड, ठीक है। तो आईसीयू में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, क्योंकि वो मैंने सेशन को इस तरह से कर रहा था कि मैं एक एक घंटे में आई ट्राई टू राउंड ऑफ, ठीक है ना, कि एक हफ्ते, एक घंटे में उनको एक बर्ड आई व्यू मिल जाए कि आईसीयू के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है और उसकी अंदर क्या क्या हाई यील्ड बातें हैं। तो जो मोटी मोटी बातें हैं। देखें सर, मैं 2-3 चीजें देखें मैं इनको बता दूं कि देखें आईसीयू में एक तो वो जो 8-10 टॉपिक्स हैं उसमें मशहूर जमाना टेटनस, जो कि अब कहीं पे नहीं होता लेकिन ये पूछते हैं, एआरडीएस है, पेंक्रीटाइटिस है, वेप है। ये मतलब आईसीयू के वो टॉपिक्स हैं जिसपे वो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। दूसरा हमसे ये पूछा कि वीनिंग जो है वो आप कैसे करते हैं किसी मरीज की, और जो है ना वो एक्सटूबेशन के क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस कैसे आप पेशेंट को ट्रायल देते हैं एक्सटूबेशन का। फिर उसमें ये वेंचुरी प्रिंसिपल, ये वो सारी चीजें आपसे मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा लीस्ट लाइकली है कि वो आपसे ड्राउनिंग, स्नेक बाइट पे भी 1-2 दफा क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वो आपको अपडेट से मिल जाएगा। लेकिन जो है वो उसमें भी आपने ये जो है वो मैंने याद करनी आईसीयू पड़ेंगी कुछ चीजें। आईसीयू मैंने डिस्कस किया था। आईसीयू के अंदर बेसिक आप जी जेन में जी। रखें कि जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर एक आईसीयू की जो जनरल मैनेजमेंट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं
5 मिनट बिल्कुल आईसीयू पे बात कर लेते हैं। आईसीयू की जो जनरल मैनेजमेंट है, नंबर 1 उसके अंदर मैनेजमेंट क्या है कि हाउ टू इवैल्यूएट अ पेशेंट इन आईसीयू विद रेफरेंस टू ऑल सिस्टम्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इवैल्यूएट करना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे इवैल्यूएट करना है, और उसके अलावा जो आगे जो बाकी जो उसकी लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स मींस उसकी लाइंस हैं, उसके बेड सोर्स हैं, उसके जो एबीजीज हैं, उसकी एंटीबायोटिक्स हैं, उनको फ्लूइड मैनेजमेंट है, ये सारी जो आईसीयू की एक जनरल बातें, एक बात हो गई। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी कि जो स्पेसिफिक आईसीयू के टॉपिक्स हैं वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस की क्या गाइडलाइंस हैं, सेप्टिक शॉक क्या होता है, सिवियर सेप्सिस क्या होता है, स्कोरिंग सिस्टम विद रेफरेंस टू स्पेसिफिकली सेप्सिस और जनरलाइज आईसीयू स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं जो जनरलाइज होते हैं, और आईसीयू से स्कोरिंग सिस्टम में अगर आपको पूरे का पूरा याद नहीं है तो आपको कम से कम पैरामीटर्स पता होने चाहिए, और आपने उनको बताना है कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं और उससे एक प्रोग्नोसिस किस हद तक पता चलती है। ठीक है, और कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेंसन क्राइटेरिया है पैंक्रियाटाइटिस का, या और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद जो अगला जो आईसीयू से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि न्यूट्रिशन को कैसे आप उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कैसे सिलेक्ट करते सर, हैं, ये ये मैं आपको न्यूट्रिशन से मुझे हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन उन्होंने कहा कि ये यार इस पे कैसे आप फेल नहीं करेंगे करता इसको। जुल्करनैन, इस पे आपको नहीं कोई फेल फेल नहीं कोई नहीं करेगा। सर, देखें फेल हैरिस सर, नंबर बेनेडिक्ट तो देखें ना म्यूटेशन, सर। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, मैं देखें ना, लेकिन आपको बता ही रहा हूँ सर अब मेरी कि देखें ना सर, मेरी एक जानने वाली है, लॉन्ग केस पास है, टेबल वाइवा पास है, नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक आपसे आपको मैं एक सर बात यही बताऊं। चीज है ना, मतलब अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फेल तो होगा ना सर, हाँ, बंदा अगर मैंने जवाब नहीं देंगे। न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, वैप एआरडीएस, तो ये आप लोग इसको यूज कीजिए, आपको फायदा होगा। मजीद आई विल ट्राई टू हैव अ राउंड अप। ठीक है, पेन, आईसीयू, नहीं सर, जैसे क्रिटिकल हैरिस इंसिडेंट्स। बेनेडिक्ट इक्वेशन अगर 3 दफा लिख लें और 2 दफा प्रैक्टिस कर लें तो वो आ जाएगी, कोई इसमें मसला नहीं कि नहीं थिएटर नहीं, में मैं ये बैठे नहीं हुए हैं कह रहा हूँ, वो। देखो मेरी बात सुनो, मेरे हाँ। बताने का मकसद ये है कि हम्म, ये वो आपको, आप जाते हैं ना तो वो आपको एक दफा हिला के चेक करते हैं कि बंदा किधर फॉल करता है। ठीक है, हम्म, इस हम्म। ये वो चीज होती है बेसिक जो न्यूट्रिशन का है, कि हाउ टू असेस द न्यूट्रिशन स्टेटस, आपकी न्यूट्रिशन की कैलोरीज कितनी होती हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं हम्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में, फिर उसके बाद किन स्पेसिफिक कंडीशंस में आपने किन चीजों को अवॉइड करना है, कि अगर जैसे रीनल फेलियर का पेशेंट है हम्म, तो उसमें प्रोटीन्स अवॉइड करनी है, अगर रिस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट कम देने हैं, आपने अगर कोई प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है, या यूजुअली नॉर्मली भी जो है प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपने उसके सेपरेट रखनी होती है, जो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो आप कोशिश करते हैं कि फैट और उससे ही आप पूरी करें, और जो प्रोटीन होती है इट इज टू प्रिवेंट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद जो एक है रीफीडिंग सिंड्रोम, आपसे ये पूछते हैं इसमें कि रीफीडिंग रीफीडिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या जब होता है। न्यूट्रिशन शुरू ये करेंगे तो न्यूट्रिशन के बिल्कुल। शुरू करने के बाद क्या होगा। अच्छा, ये मैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इस वक्त ओपन है तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, बहुत सारे टॉपिक्स के बने हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के नहीं है। डिलीरियम इज आल्सो वन ऑफ द आईसीयू टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आई विल फिनिश हियर एट द मोमेंट, और इंशाल्लाह इन हम्म, कमिंग वीक इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं जो मोटी मोटी एक एक सेशन हमारा होगा पेन पे, एक सेशन होगा आईसीयू पे, एक सेशन होगा क्रिटिकल इंसिडेंट्स पे। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम्म, बाकी जो चीजें अगर रह गई हैं तो आप मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू कवर। बेसिक मेरा इस आज करने का मकसद ये था कि आप लोगों को खुदा के वास्ते घूंघट से बाहर निकलें और बोले, एक्सपोज हों, जितना आप एक्सपोज होंगे उतने आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप बोल देखें, जिन जिन लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, मैं फिर भी उनको कहता हूं कि वो दे आर ब्रेव, बाकी लोग जो खामोश होके बैठे हुए हैं, ये जावेद खान और शाइस्ता, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप लोगों को बोलना पड़ेगा। अभी अभी अगर आप थोड़ी सी ट्यूनिंग करवा लेंगे तो एग्जाम में एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और ये भी ना सोचें कि अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं बोले, बोले गलत बोले, गलत बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगी। फिर दूसरे ये भी एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, जब तक बोलेंगे नहीं, मैदान अमल में नहीं आएंगे तो नेट प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक्स टू जुल्करनैन जो जो नहीं ज्वाइन नहीं किया। सर, इंशाल्लाह, अरे सर कोई ऐसी फिर बात नहीं सर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, ओ वालेकुम अस्सलाम।